ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर भरत कुमार जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं वो बहुत ही आज के समय के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसमें जो हमें तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, उनका कारण और समाधान दोनों चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे आप। तो आपका वक्तव्य हमारे क्लास में रहता है। कई बार अभी लास्ट टू लास्ट वीक आए थे तब हमारे साधकों ने इच्छा व्यक्त की थी कि आप फिर से आएं। तो धन्यवाद दीपन जी का, उन्होंने जल्दी बुला लिया आपको। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से आपका परिचय कराएं। जी, अनिल जोशी जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार फिर से साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए, अपना समय देने के लिए। जैसा कि सरोजी ने बताया कि अ, मन का जो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना महत्वपूर्ण है शायद हम उसको समझते भी नहीं हैं। परंतु पिछली बार जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे सूत्रों का संदर्भ दिया जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तो उसके कारण से ऐसा लगा कि अगर इस विषय पर डॉक्टर साहब का पूरा सुनने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब जो का औपचारिक परिचय में विशेषता ये है कि जैसे आज मनोविज्ञान के ऊपर है तो आप पीएचडी साइकोलॉजी हैं, तो आपका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है वो मनोविज्ञान ही है। उसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है रिहैबिलिटेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेंटल हेल्थ में, एमए है आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, यानी कि साइकोलॉजी की आपकी स्पेशल बैकग्राउंड है। एमएससी काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी, सर्टिफिकेट इन एडोलेसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट। मुझे लगता है कि आपका जब इतना परिचय होता है सब लोगों की रुचि हो जाती है कि अच्छा बाकी भी विषयों के बारे में कभी डॉक्टर साहब से जब उनके पास समय हो बुलाकर पूछा जाए। परंतु मनोविज्ञान वास्तव में आज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब लोगों को इस बात की आवश्यकता, छोटे छोटे जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो काउंसलिंग के लिए रेगुलर जाने लगे हैं, विशेष रूप से जो हॉस्टल्स में रहते हैं। और बड़े लोगों में भी आपस में वैवाहिक संबंधों में और इसमें काफी दरार आ जाती है, एक दूसरे को समझने में बड़ी परेशानी आ रही। तो ऐसे में आज जो मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है, मानसिक बीमारियों का क्षेत्र है, उसका बड़ा विस्तार हो गया है। और आपके कारण से हम अ, अपनी जीवन शैली को बदलकर कैसे इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, ये आज के लेक्चर का, आज के व्याख्यान का विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे अ, अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। बाकी सभी लोग प्राणायाम करते रहें और नोट्स पैड लेकर यथासंभव जो हम महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लिखते रहें। जी डॉक्टर साहब। आप सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि भाई ठीक है स्ट्रेस सबको होती है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या होता है। अब आप में से आप पहचानिए, अपने आप में पहचानिए सिम्टम्स, और फिर हम उसी के हिसाब से डिस्कशन करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं? क्या कोई ऐसा है? बस हाथ उठा ले ऊपर। दिखाने की, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप सीधा सीधा बस हाथ उठा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को नींद सही नहीं आती, या जो नींद लाने के लिए कुछ ना कुछ खाते, कोई गोली खाते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं तभी वो अच्छे से सो पाते हैं। इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख नहीं लगती, या जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता और बार बार उन्हें बाथरूम की तरफ दौड़ना पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना चाय पिए कुछ कर ही नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, खाना खाएंगे तो जल्दी में रहेंगे, दोस्तों से मिलेंगे जल्दी में रहेंगे, किसी बीमार से मिलने जाएंगे तो भी जल्दी में रहेंगे। या आप में से ऐसा कौन है जो बिस्तर पे लेट गया, उसके पास आज करने को कुछ भी नहीं है लेकिन वो फ्री है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आज कोई काम नहीं, फिर भी आराम नहीं कर पा रहा, रिलैक्स नहीं कर पा रहा अपने आप को,
या ऐसा कोई है जिसके हाथ पैर में 24 घंटे दर्द रहता ही है और डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं ये तो हो जाएगा ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। या आप में से ऐसा कोई है जो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है? एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, सो वो भी एक नेगेटिव सिम्टम है। सो आप समझिए इस चीज को होता क्या है। तो स्ट्रेस होती कैसे, इस पे तो हम बाद में अभी कंटिन्यू करेंगे। होता क्या है जब हमें स्ट्रेस होती है, तो होता क्या है। यहां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत साधारण सा एग्जांपल है। सपोज आपको कल सुबह किसी के यहाँ जाना है 5 बजे, ठीक है, मतलब ये है कि 5 बजे आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़ोगे या बस पकड़ोगे ताकि 10-11 बजे उसके घर पहुंच जाए। सो अब होगा क्या, सुबह को 5 बजे घर से निकलना है। सो हम क्या सोच के चलेंगे, भाई कम से कम हमें 4 बजे तो उठना पड़ेगा कि बाथरूम भी जाते हैं, थोड़ा सा नहाना धोना होता है। अब होता क्या है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 4 बजे का, पौने 4 बजे के 2 अलार्म लगाए, बड़े मजे से सो गए। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें रात भर नींद नहीं आती। वो रात को कई बार उठते हैं और टाइम देखते हैं। क्यों देखते हैं, उनके मन में क्या रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म ना बजाओ, कहीं ऐसा तो नहीं टाइम हो गया हो। ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस। और इसी तरह से जीवन में हमें स्ट्रेस हो जाती है। अरे आज हमारे घर में ना मेहमान आने हैं शाम को। अरे शाम को आने हैं ना, घर में तैयारियां हो जाएंगी यार, खाना ही तो बनाना है, चाय तो पिलानी है। लेकिन नहीं, सुबह से आज मेहमान आने हैं, ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर दो, अरे वहां के जाले साफ कर दो, वो कर दो। तो आप इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि पूरा दिन वहां कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और उस स्ट्रेस में आपका हल्का बीपी हाई होता है और आप एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, फिर से उसका नुकसान ये होता है कि एक दूसरे से संबंध खराब होते हैं, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, और उससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। सो होता क्या है, स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी छुपा हुआ स्ट्रेस है। मानसिक रूप से बहुत थकने लगते हैं, और जब मानसिक रूप से थक जाते हैं, जस्ट ए मोमेंट प्लीज। सो सॉरी, एक्चुअली यहाँ बहुत ठंड ज्यादा हो रखी है। तो जब मानसिक रूप से आप बहुत थक जाते हैं, तो आप किसी भी बात पर अपना फोकस नहीं कर पाते। और जब किसी बात पर अपना फोकस नहीं कर पाएंगे, सो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। खाना खा रहे हैं लेकिन मन में कोई दूसरी बात चल रही है, तो फोकस खाने से हट गया। रास्ते में चल रहे हैं, कुछ सोचते हुए जा रहे हैं, नतीजा ये हुआ एक्सीडेंट होने की संभावना है, चोटफेट लगने की संभावना है, वरना किसी से बहस तो हो ही जाएगी। एक और होता है कि आप, चूंकि आपके मन में लगातार विचार दौड़ते रहते हैं जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं, उससे क्या होता है कि ठीक है आप एक कमरे में पड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, आपने किया कुछ नहीं, मानसिक रूप से आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। उसका रिजल्ट ये होता है जो बहुत खतरनाक है, क्या कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर पूरा दिन आप थका थका महसूस करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं होता, शरीर में एनर्जी नहीं बचती, बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, सिर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, डिजीनेस आ जाती है, बॉडी में इचिंग होने लगती है ना, खाज खुजली की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। कभी कभी तो ये होता है सांस लेने में दिक्कत आती है, घबराहट होने लगती है, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। और कुछ लोग होते हैं वो हर चीज में, अगर बहुत लंबे समय से स्ट्रेस चला आ रहा है 5-6 महीने से, तो उन्हें डिप्रेशन भी हो सकता है। और उसका रिजल्ट ये होता है जब डिप्रेशन हो जाएगा कि वो लोग हर चीज में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हर एक चीज में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो पूरा दिन पड़े रहते हैं, उदास पड़े रहते हैं। जब ये स्थिति, जब लगातार स्ट्रेस आपके शरीर में रहती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होगी, ऑफ कोर्स, तो छोटी छोटी बीमारियां भी आपको घेर लेंगी। कुछ लोग क्या होगा, अगर स्ट्रेस इवनिंग में ज्यादा हो गई है, दिन भर स्ट्रेस थी और रात को सो भी नहीं सकते, और जरा सी आंख लगेगी, डरावने सपने आएंगे, फिर आंख खुल जाएगी। तो मूड स्विंग होते हैं। आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, पर अच्छा बिहेव कर नहीं पाते। उसका रिजल्ट क्या होता है, एक और नई समस्या आपके साथ जुड़ जाती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं कहना चाहता हूं यहां, स्ट्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
केवल मानसिक रूप से तनाव आपको नहीं थकाता। देखिए, हार्ट अटैक होने के जितने भी केसेस हैं, डॉक्टर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि भाई क्यों हार्ट अटैक होने की संभावना है, क्या रीजन रहता है हार्ट अटैक होने का। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आप तनाव से बचिए। आप अगर ज्यादा तनाव में रहते हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप लगातार तनाव में रहते हैं। तो अनकॉन्शियसली आपको तो पता ही नहीं है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, आपका दिल थकने लगता है। और जब वो थकते थकते बहुत थक जाता है तो सडनली क्या होता है उस परिस्थिति में, अचानक से वो ब्रेक ले लेता है। और आप समझ गए उसका रिजल्ट क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है। हमारे जीवन में तनाव आने के बहुत कारण हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। कैरियर, भाई काम नहीं चल रहा, नौकरी में मेरा अच्छा नहीं चल रहा, कैरियर को लेकर के बहुत लोग तनाव में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं सोचता रहूं कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, यार आजकल बिजनेस कम हो गया है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, ये सोचने के बजाय अगर हम इसे समझें कि हर एक सीजन में कोई भी बिजनेस अलग अलग लेवल पे ही होता है। अब कोई सोचे जी आजकल तो चाय समोसे वाले का बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है। आप घर से बाहर निकलोगे, रास्ते में जाओगे, सबसे पहले चाय पियोगे। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना रास्ते में किसी से, भैया एक गिलास लस्सी दे दो। अब गर्मी होगी तो उसी आदमी का वो चाय का बिजनेस कम कर देगा, लस्सी ज्यादा बेचेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, एक ही बिजनेस 24 महीने 12 महीने नहीं चलता, उसमें क्या है अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन समझिएगा, हम जॉब या नौकरी किसके लिए करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक बार एक मीटिंग में मैं कहीं गया हुआ था, तो वहां पर एक ट्रेनर था, वो कह रहा कि कंपनी आपका परिवार है। मैंने कहा कैसे, मैंने समझाओगे जरा भाई, कंपनी मेरा परिवार कैसे है। कि कंपनी की तरक्की आपकी तरक्की। मैंने कहा नहीं, मेरा परिवार वो है जिसके लिए मैं कमाने के लिए कंपनी में आया हूं, और वो मेरा परिवार मेरे घर में रहता है। कंपनी मेरा परिवार नहीं है, और ना कंपनी मेरा परिवार हो सकती। हाँ, कंपनी चूंकि मेरा व्यवसाय है जहां से मेरी जीविका चलती है, मैं पूरी ईमानदारी मेहनत और निष्ठा से यहां काम करूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये मेरा परिवार नहीं है, परिवार मेरा वही है घर पर जिसके लिए मैं कमाने के लिए कंपनी में जॉब करता हूं। सो हमें समझना पड़ेगा कि आप, अरे भाई ऑफिस में आजकल बड़ी गड़बड़ हो रही है, अरे हो रही है ना, आप तो नहीं कर रहे हो। आपका कलीग अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, उसको डांट पड़ रही है, आपने तो मिस्टेक नहीं किया ना। सो ऑफिस यानी कैरियर को परिवार से ऊपर समझ लेना, अपनी जिंदगी से ऊपर समझ लेना, ये तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और जब वो आते हैं तो ज्यादातर के यही प्रॉब्लम निकलती है, ऑफिस में आजकल ये हो रहा है, ऑफिस, अरे भैया ऑफिस में क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है ना, और हो रहा है तो छोड़ दो, कहीं जगह चले जाओ, ऐसा तो है नहीं भूख से मर जाओगे। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपका परिवार, और उससे भी पहले कौन इंपॉर्टेंट है, खुद आप अच्छे हैं, आप हेल्दी हैं तो परिवार को भी बचा के रखेंगे। दूसरा, आज का पता नहीं, कल की चिंता सबको खाई जाती है ना। आपसे, आपने जितने भी बड़े लोग हैं यहाँ पर, आयु में मेरे से बड़े लोग हैं, उनका एक अनुभव रहा होगा। हमारे बाप दादाओं ने हवेलियां बनवाई, और बड़े प्राउड से बताते थे इस हवेली को बनने में 20 साल लगे थे। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चे अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे, माँ बाप तो दुनिया से चले गए। अब बंटवारे के नाम पर जिस हवेली को बनने में 20 साल लगे थे, उसमें लग गया ताला। अब मुझे बताइए, आपने देखा होगा गांव में कई पुराने मोहल्लों में ऐसे मकान जो बंद पड़े हैं, जिन्हें बनाने में 20-20 साल लगे, कि हमारे बच्चे इसमें रहेंगे, माँ बाप ने अपना पूरा जीवन खपा दिया और बच्चे उसमें रहे नहीं, और वो डिस्प्यूट का रीजन बन गए। सो हम आने वाले 20 साल की चिंता कर रहे हैं, और उस 20 साल की चिंता में अपना सारा जीवन नरक बना करके हमने क्या कर दिया, एट प्रेजेंट में हम जीना ही नहीं चाहते। हम 20 साल बाद चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी घर में रहे जो आज हम बना रहे हैं 20 साल पहले। 20 साल बाद की क्या परिस्थितियां होंगी, 20 साल बाद किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, 20 साल के बाद किस तरह का खाना पीना होगा, कहाँ नौकरी होगी, उससे डिसाइड होगा ना कि आपका बच्चा 20 साल के बाद कहाँ रहेगा। सो आप 20 साल की चिंता में आज गले जा रहे हो। नतीजा ये हुआ कि आज हमने अपना जीवन नहीं जिया, और हम तनाव में रहे।
हम तो दुनिया से चले गए। अब हमारे जो बच्चे थे वो दोनों अलग अलग शहरों में लगने लगे, जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन वो 20 साल पुराना मकान, उनके बीच में तनाव बन गया। सो आप समझिएगा, मैंने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया, 20 साल की चिंता करता रहा, मेरे जाने के बाद जिसकी मैं चिंता कर रहा था वो भी दुखी हो जाएगा। फैमिली, क्या आप परिवार को इंपॉर्टेंस देते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? आपके लिए प्रायोरिटी है समाज या आपका परिवार? और अगर परिवार में भी एक आध आदमी नालायक हो जाए, वो थोड़ा कष्ट देने लगे, तो उस परिस्थिति में रोना के बजाय, मैंने तो देखा है मेरे पास लोग आते हैं, अरे सर हमारी तो जिंदगी खराब होगी, जवान लड़का है, देखो जी कैसे रहता है, ये रहता है। मैंने कहा देखिएगा, रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा, ये धीरे धीरे ठीक होगा, 2-3 साल लगेंगे। तो रोज रोने के बजाय इसको सपोर्ट करो, अपने काम पे फोकस करो। हेल्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अब जब मैं लोगों से पूछता हूं कितने लोगों के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, सब हाथ उठा देते हैं। जब मैं पूछता हूं कितने लोगों के लिए परिवार इंपॉर्टेंट है, सब हाथ उठा देते हैं। जब मैं पूछता हूं किन लोगों के लिए फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, सब हाथ उठा देते हैं। जब मैं पूछता हूं कितने लोगों के लिए अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हाथ तो उठाते हैं लेकिन पूरी ताकत से नहीं उठाते, ऐसे उठाते हैं। क्यों? सबको पता है सबके पेट निकल गए, वेट बढ़ गया, किसी का पेट खराब है, किसी को एसिडिटी है, किसी को गैस हो रखी है, किसी को खाना नहीं पचता, किसी को सिर में दर्द है। ऐसा कोई है ही नहीं जो किसी ना किसी तरह की दवाई ना खा रहा हो। क्यों? क्योंकि परिवार इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी इंपॉर्टेंस किसे नहीं दिया? अपनी खुद की हेल्थ को। सो यू शुड गिव इंपॉर्टेंस फर्स्ट टू योर ओन हेल्थ। पहले तो किसे इंपॉर्टेंस दो भाई? अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दो। अच्छा, फिर आता है प्यार। लोग प्यार का मीनिंग नहीं समझते। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक मिनट। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फिर शिकायत क्या आती है कि देखो जी, जैसे जैसे हमारा बच्चा ना बड़ा होता जा रहा है, हमसे दूर होता जा रहा है, हमारी तो सुनता ही नहीं है, दोस्तों की सुनता है, अपनी मर्जी से फैसले लेता है, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पेरेंट्स से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जितने बैठे हैं, क्या प्यार का मतलब ये है कि आपका बच्चा कभी बड़ा ही ना हो? और अगर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो मानसिक रूप से बड़ा ना हो, आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे? अरे भाई, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे आपके बच्चे को रेस्पॉन्सिबल बनना है, ताकि कल को आपकी बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाने की समझ उसमें आए। अच्छा, हमारे बेटे का बेटा हो गया, पोते हो गए, लेकिन अभी भी हम अपने बच्चे को डांटते हैं, तुझे क्या पता बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं, और अपने पोतों के सारे फैसले भी हम लेने लगते हैं। अब मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आप माँ बाप हैं, आप अपने बेटे की जिंदगी के सारे फैसले लेते हैं, आपका बेटा जब बाप बन गया है तो वो भी तो आज आपकी फेज में आ गया है ना, तो उसके बच्चों की जिंदगी के फैसले आप क्यों ले रहे हैं भाई? या तो एडवाइस मांग रहा हो, या फिर आप अपने बच्चे को ग्रो ही नहीं होना देना चाहते। एक्चुअली क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि प्यार क्या है। किसी आदमी को दूसरे आदमी से प्यार हो गया, लड़की को किसी दूसरे लड़के से प्यार हो गया, ये प्यार होता कैसे? हम किसी से कैसे इंप्रेस हो जाते हैं? हकीकत तो बड़ी अजीब है, जो सुनने में शायद वाकई अजीब लगे। एक्चुअली हम सब अपने अंदर एक अपनी इमेजिनेशन बना के रखते हैं कि काश मैं ऐसे होता, काश मैं सुंदर होता, काश मेरी आंखें उसके जैसी होती, काश मेरा रंग उसके जैसे होता, काश मेरे होठ उसके जैसे होते। सो हम हमेशा अपने अंदर एक इमेजिनेशन बना के रखते हैं कि काश मैं भी ऐसे होता। तो जैसा हम सोचते हैं, अगर ऐसा कोई आदमी हमें सामने दिखता है तो वो हमें प्यारा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसे होता, सडनली वो सामने दिखे तो हमें उस पर प्यार आने लगता है। तो एक्चुअली आप किसी से प्यार नहीं कर रहे, आप उस चीजों से प्यार कर रहे हैं जो आप बनना चाहते थे, जैसा आप दिखना चाहते थे, एक्चुअली जो आप नहीं हैं अपने मन के अंदर। तो वैसा जब कोई दिखता उससे प्यार करते हैं। तो आप उससे इसलिए प्यार नहीं करते कि आप उसे प्यार करना चाहते हैं, आप इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। सामने वाला आपको क्यों अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि वो चीज जो उसमें है वो आप में नहीं है। तो ये प्यार कहाँ हुआ? ये तो
एक्चुअली धंधा हुआ, सौदा हुआ कि जो चीज मेरे में नहीं थी वो दूसरे वाले में मुझे मिल गई। अब अगर वो मेरे साथ में रहेगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तो कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है घर में लड़ाई होती है, व्यक्तिगत जीवन में समस्या आती है, पत्नी और पति के बीच में झगड़े होते हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप होते हैं, झगड़े होते हैं, सब एक दूसरे को। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं चाहता हूं आप मेरी मर्जी से चलें। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं चाहता हूं जैसा मैं कहता हूं वैसा खाएं, जैसा मैं कहता हूं वैसा पहने, जैसे मैं कहता हूं वैसे रहें। भाई इसे प्यार नहीं कहते, इसे जेल कहते हैं, इसे बंदिश बोलते हैं। देखो सुदामा ने भगवान से प्यार किया, तो क्या सुदामा ने यह कहा कि भगवान मेरे तरीके से रहे? मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, क्या मीरा ने कहा कृष्ण वैसे रहे जैसे मैं रखना चाहती हूं? नहीं, उन्होंने कहा मैं वैसे रहना चाहता हूं, मैं वैसे रहना चाहती हूं जैसे तुम चाहते हो। जब हम प्रेम करें अपने बच्चों से, तो ये ना करो कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपनी पत्नी को अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखें, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखें, वो मेरी मर्जी से चले। नहीं, उनकी मर्जी से अब मैं चलूं तो ऑटोमेटिक वो आपकी मर्जी से चलने लगेंगे। सुदामा ने कहा मैं तो वैसे ही रहूंगा जैसे मेरा भगवान चाहता। भगवान बोले अरे सुदामा अब तो मुझे भी वैसे रहना पड़ेगा जैसा तुझे चाहता है, तू चाहता है। तो हो गया ना उल्टा। तो अभी हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप मेरे तरीके से रहें, ये प्यार है। मैं चाहता हूं तुम ये मत खाओ, ये खराब चीज है। जबकि होना क्या चाहिए कि जैसे आप चाहते हो आपकी खुशी में मैं खुश हूं। अगर आप सामने वाले को अपनी खुशी देना चाहते हो, उससे बेस्ट ये है उसकी खुशी में खुश रहना सीखो। तो घर के अंदर भी झगड़े नहीं होंगे, घर के बाहर भी झगड़े नहीं होंगे, अवैध संबंधों के झगड़े नहीं होंगे, और आप तनाव से 24 घंटे बचे रहेंगे। फिर आता है सिक्योरिटी एंड सेविंग। सेविंग यानी बचत। देखिए बहुत सिंपल सा नियम है कि अगर आप सोचते हैं कि भाई ये तो माया है, पैसा जो है इससे सुख नहीं मिलता, मुझे बताओ ऐसा कौन सा सुख है जो पैसे से नहीं मिलता? एक का नाम बता दो। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, पैसे चाहिए ना? अगर आपको कहीं आना जाना है, ट्रेवल करना है, तो आप इसलिए ट्रेवल फ्री में कर लोगे क्या? भले आदमी है, पैसा तो चाहिए। मतलब ये हुआ, माया का अर्थ क्या हुआ कि उसमें खो जाना। अन्यथा धन तो आवश्यक है, बचत करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमारी 80,000 रुपये सैलरी आई, आज ही पार्टी शुरू हो गई। बचत हम करते ही नहीं है। बचत करने की आदत डालें तो तनाव अपने आप कम होगा। कैसे कम होगा? अगर आपकी जेब में 10-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आपको ये डर नहीं लगेगा जी मेरा आजकल काम बंद हो गया, या आज मेरी नौकरी छूट गई, अरे जब तक नौकरी मिलेगी तब तक घर कैसे चलेगा। चिंता नहीं है, मेरे पास संतुलन बना हुआ है। हम संतुलन नहीं बनाते। फिर आती है हेल्थ की बात। मुझे सरप्राइज होता है, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, अब देहरादून तो मोमोज के नाम से जाना जाता है, यहाँ तो गली गली में चाउमीन और मोमो थुम्पा पता नहीं क्या क्या बकवास मिलती है, हमें तो समझ में आती नहीं। मैं किसी भी फ्रेंड के साथ कहीं चले जाऊं, उनकी खाने की चॉइस क्या होती है भाई? शाही पनीर, मोमो, चाउमीन। मैं कभी हाथ नहीं लगाता इनको। क्यों हाथ लगाऊं? वो बोलते हैं, एक बार मेरा दोस्त कह रहा अरे देख अगर दोस्ती के नाम पे एक घूंट पी ले शराब की, मैं क्यों पी लूं भाई? मेरी दोस्ती के नाम पे तुम छोड़ दो। तो दूसरे की खुशी में इतना भी नहीं रमना है कि खुद को नुकसान होने लगे दूसरे को खुश करने में। संतुलन वहां भी जरूरी है। मेरा फ्रेंड मेरे साथ जिद करते रहे थे, मुझे अभी भी याद है, बियर में हम घूमने गए। वो सारे ड्रिंक कर रहे थे, वो बियर होती है, एक घूंट पी ले। मैं क्यों पी ले? दोस्ती के नाम पे यार, देख तू हमारी बात मैंने क्यों रख लूं? अगर तुम मुझे कल को बोलो दोस्ती के नाम पे यार थोड़ा सा जहर खा ले, मैं क्यों खा लूं? अगर आपको लगता है जी हमारे घर मेहमान आए थे, मेरा दोस्त आया था, उसकी वजह से मुझे आज चाउमीन खाना पड़ा, मुझे बर्गर खाना पड़ा, मुझे पिज्जा खाना पड़ा, ये सब बहाने हैं। मेरे घर में जितने भी लोग मेरे पास मिलने आते हैं, अब वो थोड़ा ही उबला हुआ खाना या दाल जो मैं पसंद करता हूँ या सब्जियां जो घर की बनी पसंद करता हूँ वो खाएंगे। उनके लिए तो मैं भी समोसे मठड़ी और सब कुछ बनाता हूँ, लेकिन कभी नहीं खाता उनको। मैंने मैं ये चीज नहीं खाता हूँ, मैंने अपने लिए आपके साथ में सिंपल कुकीज रखे हुए हैं। मैं मीठे बिस्किट नहीं खाता, लेकिन ये आपके लिए ये है मीठे वाले, सेम मेरे लिए बिना मीठे के हैं। वेरी क्लियर गाइडलाइन। जब आप किसके घर जाते हैं आप बोल देते हैं कि देखो जी मुझे डायबिटीज है,
तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाला मीठे की बात आपसे करता ही नहीं। तो मैं बोलता हूं, मैंने देखो सब थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम है, सो मैं ये चीजें खा नहीं पाता हूँ। वो सामने वाला मुझे फोर्स ही नहीं करता, फिर बोल दो थोड़ा सा झूठ। थोड़ा सा झूठ बोलने में को, जब अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए या बुरी चीज से बचने के लिए झूठ बोला जाए, कोई बुराई नहीं है उसमें। छल कब है? जब दूसरे को ठग रहे हो। खुद का नुकसान होने से बचाना भी जरूरी है भाई। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहाने हैं सारे, लेकिन बहाने क्या है? अरे बताओ क्या करें, हमारी तो जिंदगी ऐसी है, चलते फिरता काम है, 1 मिनट फुर्सत तो होती है हमें, तो बस जो मिले वही खा के पेट भरना पड़ता है। भाई आदमी किस लिए जीता है? किस लिए कमाता है? ताकि खा सके, पहले तो खाए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गृहस्थ हो और कह दे जी मैं खाना नहीं चाहता हूं। हम साधु सन्यासी थोड़ा ही है कि हमें घास फूस मिलेगी हम पेट भर लेंगे। हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है, और सन्यासी को भी घास फूस इसी खाना तो पड़ेगा ना। सो तनाव आता क्यों है? तनाव इसलिए आता है, हम अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। अरे देखो वो तो डोमिनोज का पिज्जा मंगाया उन्होंने आज, बराबर वालों ने, डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा था। भाई आप बाहर झांक क्यों रहे थे? घंटी बराबर वालों के घर की बजती, आप खिड़की से क्यों झांकते हैं? उसने कहा था कि अब जब मेरे घर में डिलीवरी बॉय आएगा बाहर झांक लेना। और अपने झांका डोमिनोज का डिब्बा देखा, अब आपके मुंह में पानी आ रहा है, यार ऐसा करो डोमिनोज का आज वो मंगा लो। अब आपके मन में, पड़ोसी ने तो नहीं कहा ना कि आप भी डोमिनोज का पिज्जा खा लो या पिज्जा खा लो। देखिए, आप जो खा रहे हैं, कि अच्छा आप मुझे सच सच बताइएगा, हाथ उठा लीजिएगा आप अपना, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो वो खा रहे हैं वो सही है या गलत, वो नुकसान देगा या नहीं? देखिए कई लोगों ने हाथ उठा दिया। अब फिर क्वेश्चन आ गया, जब आपको पता है कि जो आप खा रहे हैं वो चीज अच्छी नहीं है, नुकसान देगी, तो फिर क्यों खा रहे हैं? यहां भी एक समस्या है। क्यों खा रहे हैं? खाने का मन करता है, और जब खाना जबरदस्ती आप ना खाएं उस खराब चीज को, तो तनाव हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर मुझे तो स्ट्रेस हो जाती है अगर मैं पिज्जा ना खाऊं, बर्गर ना खाऊं। अब जब खा लिया तो एक नया तनाव पैदा हो गया। कौन सा तनाव पैदा हो गया अब आपको? अरे भगवान, मैंने आज पिज्जा खा लिया, अब क्या होगा? अरे यार मैंने पिज्जा खा लिया, मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मेरी तो हेल्थ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आप देखिए, ना जहर खाएं तो तनाव मैंने क्यों नहीं खाया, और जहर खाएं तो तनाव के मैंने क्यों खाया? सो अगेन क्वेश्चन, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा भाई बैठ के? आप आप ही तो ले रहे हैं ना। सामने वाले के घर में पिज्जा आया है तो मैं भी पिज्जा खाऊं, ना खाऊं तो मुझे चिंता हो रही है। अरे यार एक बार तो खा सकते हैं ना, एक बार ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? हम तो वैसे खाते ही नहीं, एक बार खा लेते तो। और जब खा लिया तो उसके बाद एक नई समस्या, हे भगवान गैस हो गई। सो तनाव हेल्थ की वजह से भी है। अब सबकी एक समस्या, गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, किडनी में पत्थर पड़ गए, लीवर काम नहीं कर रहा है, आईबीएस हो गया है, ये हो गया है। तो खाने का चुनाव आपको करना है। भोजन इसलिए नहीं करना कि जीभ को स्वाद आए, भोजन इसलिए करना है ताकि हम ज्यादा एक्टिव और स्वस्थ रहें। अब फिर आती है स्वाद की बात। तो स्वाद तो साधारण भोजन में भी डेवलप कर लो। आज आपको एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं। मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे किसी तरह का हेल्थ इश्यू नहीं है, हाँ आज जुकाम हो रखा है, ठीक है, ठंडा बहुत है। सो अभी कुछ दिन पहले मैंने गुड़ मंगा लिया जी, थोड़ा आधा किलो के करीब। गुड़ बहुत अच्छा था। अब मैं मीठा खाता नहीं हूँ, सोचता हूँ कि हमारे खाने में इतनी कैलोरीज होती है। अब मैंने वो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाया, बड़ा अच्छा लगा। तो मन में आया एक टुकड़ा और खा लेता हूँ, शाम को 1 किलोमीटर ज्यादा चल लूंगा। मैंने दूसरा टुकड़ा खाया, और आप यकीन मानिएगा एक गिलास दूध पीने में आधा किलो गुड़ खा गया। अब ये क्यों हुआ, इसे समझना है। ये सच्ची घटना, मैं खाली डिब्बा दिखा दूंगा आपको। उस दिन से मैंने घर में, मैंने कहा मैं मंगाऊंगा ही नहीं। क्या रीजन है? आपने ब्राउन शुगर का नाम सुना होगा, सुना है ना ब्राउन शुगर, कि ब्राउन शुगर कुछ होती है। तो वो ब्राउन शुगर एक ड्रग होती है। तो उसको शुगर क्यों बोला गया? एक्चुअली ब्राउन शुगर जो ड्रग है उसका इंपैक्ट चीनी या मीठे की तरह ही होता है। कैसे? आप अगर इतना सा एक चुटकी भर मीठा खाते हैं, तुरंत आपके ब्रेन में डोपामाइन पैदा होता है, केमिकल है ये।
और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता, वाह मजा आ गया। फिर डोपामाइन आप क्या क्या आपको शरीर को क्या कहता है, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, इतना सा, एक टुकड़ा। आपने एक टुकड़ा और खाया, आपके बॉडी में एकदम डोपामाइन, आ मजा आ गया। अब आपका डोपामाइन थोड़ा ज्यादा हो गया तो आप कहेंगे बस थोड़ा सा और रिजल्ट ये होता है आप उसे खाते रहते हैं। तो जो ड्रग्स है उसका एडिक्शन भी डोपामाइन से होता है। जब आप कोई ड्रग लेते हैं, तंबाकू सिगरेट हुक्का जो भी लेते हैं या नशा जो भी करते हैं, ऐसे ही शुगर और ऐसा ही नमक का इंपैक्ट है। आप हल्के नमक का खाना खाओ, वो मजा आ गया। उस दिन आप खाने में एक चुटकी नमक ज्यादा कर लो, ज्यादा ना करो, एक चुटकी, आपके वाह यार तो और मजा आ गया। आपके दिमाग में ज्यादा डोपामाइन आया, आप कल से ज्यादा नमक खाने लगोगे। तो ये जो मीठा और नमक का खेल है, ये स्वाद का खेल नहीं है, ये डोपामाइन केमिकल है जो ब्रेन के अंदर आपको एडिक्ट बनाता है। एंड इट इज प्योर साइकोलॉजिकल फैक्ट। सो आपको समझना पड़ेगा कि आप नहीं खा रहे चीनी को, नमक को, वो दोनों मिलके आपको खा रहे हैं भाई। बताइए, खून में भी इतना मीठा हो गया कि उसको भी गया। सो तनाव और क्या रीजंस हो सकते हैं। आप स्कूल में काम करते हैं, अरे यार मेरी प्रिंसिपल तो बड़ी खड़ूस है, वो रोज कुछ का कुछ बोलती रहती है। इतना अच्छा स्कूल है, हमने इतनी मेहनत से इस स्कूल को खड़ा किया है, ये पता नहीं कैसी प्रिंसिपल आई है। मेरा एक स्टाफ मेंबर मेरे से बोल रहा है, यार ये कैसी प्रिंसिपल है, हम इतने सालों से स्कूल को चला रहे हैं, ये तो स्कूल को बर्बाद कर देगी। मैंने पूछा तेरे बाप का स्कूल है? सिंपली मैंने उस टीचर से पूछा, तेरे बाप का स्कूल है भाई, तुझे क्यों चिंता हो रही है, तुझे नौकरी पे रखा गया है, तुम 10 साल से स्कूल को जी जान से चला रहे हो, वो आपकी गलती है। आप ईमानदारी से काम करते और अपना घर चलाते। जब स्कूल की ग्रोथ हो रही थी, क्या आपकी ग्रोथ हुई, आपकी सैलरी बढ़ी? आपकी तो 10% ही बढ़ती है बड़ी मुश्किल से। सो ये स्कूल, कंपनी, ऑफिस आपका परिवार नहीं है, ये आपका कर्म का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ईमानदारी और मेहनत से पूरा काम करो, लेकिन उसे परिवार मत बनाओ, परिवार घर पे ही है। सो जो ऑफिस आपका तनाव का कारण हो सकता है, वर्कलोड बढ़ गया। भाई देखो, नौकरी आप कर रहे हो, सैलरी आपको लेनी है, तो थोड़ा काम तो रहेगा। और अगर आपको लगता है पिछले कुछ दिनों में काम ज्यादा हो गया, तो आप क्या करें, रेस्ट दे अपने आप को, कुछ दूसरे काम जिम्मेदारी के ना लें। रिलेशनशिप, अरे मेरी तो बहू जब से आई है ना, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है। अरे मेरी तो क्या बताऊं, जब से बेटी शादी करके गई है, मेरा तो घर सूना सूना हो गया है। अरे क्या बताऊं, मेरा तो बेटी मेरे से आज कल सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। हम क्या चाहते हैं कि वो हमें सुने। अब एक छोटी सी स्टोरी है, पता नहीं शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। दो बातें हैं, दो स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, टीचर क्लास में मैथ्स पढ़ा रही थी 5th क्लास के बच्चों को। तो टीचर ने कहा, एक, अरे अमित खड़े हो जाओ। अमित खड़ा हो गया। अमित से टीचर बोली, मैंने तुम्हें पहले 2 एप्पल दिए, फिर 3 एप्पल्स दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? वो बोला, मैम 6। मैम बोली, ये कैसे? अच्छा, मैम ने कहा, अच्छा मैंने तुम्हें 2 एप्पल्स दिए, फिर मैंने तुम्हें 2 एप्पल्स दिए, फिर 1 एप्पल दिया, बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? बोला, मैम 6। मैम बड़े कंफ्यूज हुई। मैम को याद आया कि पीटीएम में अमित की मम्मी ने बताया था अमित को इस। मैम ने कहा, अच्छा मैंने तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरी दी और फिर 3 स्ट्रॉबेरी दी, आपके बैग में कितनी है? बोला, 5। बोली, जब मैं ऐसे ही एप्पल देती हूं तो एप्पल 5 क्यों नहीं होते, 6 क्यों होते? बोला, मैम एक एप्पल मेरे बैग में पहले से रखा है, अब 5 देती हो तो पूछती तो है ना मेरे बैग में कितने एप्पल है, 6 एक में लेके आया हूं। सो ये कहानी क्या बताती है, हम दूसरे को कहते हैं यार ये कर लेना, यार ये काम कर देना मेरा, क्यों, हम परेशान हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता वो खुद भी अपनी जिंदगी में परेशान है, एक एप्पल वो खुद ही लिए घूम रहा है परेशानी का। सो जब हम दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी सहायता करे, हमारी बात को सुने, ऐसा भी तो हो सकता है वो खुद ही अपने जीवन में एक तनाव लिए घूम रहा हो। नतीजा, आपका अच्छा खासा दोस्त अचानक से आपके ऊपर भड़क पड़ता है। एक और घटना, एक एग्जांपल में दे रहा हूं। दो सन्यासी थे, रास्ते में जा रहे थे। अब वो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचार्य का नियम ये होता है ना, स्त्रियों को नहीं छुएंगे, लड़कियों को नहीं छुएंगे। अब वो रास्ते में, पहाड़ का रास्ता था, रास्ते में सड़क पे पानी भरा हुआ था।
तो दोनों सन्यासियों ने अपनी धोती ऊपर कर ली, जैसे वो बांधते हैं साउथ इंडिया में कि भाई पानी में को निकल जाएंगे। तब जो बड़ा सन्यासी था उसकी नजर पड़ी, साइड में एक लड़की और खड़ी है, वो बड़ी घबरा रही है, पानी में को जा नहीं रही। उस बड़े सन्यासी ने उस लड़की को गोद में उठा लिया। अब सन्यासी का तो ब्रह्मचारी का नियम यह है कि लड़कियों को छुओगे नहीं, उसने उस लड़की को गोद में उठा लिया और गोद में उठा के वो काफी दूरी तक पानी में सड़क पे चलता रहा और जाकर के दूसरी तरफ लड़की को उतार दिया और उसके बाद अपनी धोती ठीक की और चला गया। अब वो जो दूसरा सन्यासी उसके साथ था उसके मन में एकदम क्वेश्चन आया, हम सन्यासियों के लिए स्त्री को छूना मना है, इसने तो गोद में उठा ली। खैर उसने कहा कुछ नहीं। कई दिन हो गए उसके मन में बात चलती रही और कई दिन के बाद वो बड़े सन्यासी से बोला कि अगर आप बुरा ना माने आपसे एक सवाल पूछूं। बड़ा सन्यासी बोला पूछो। छोटा सन्यासी बोला हम लोगों का धर्म है हम स्त्रियों को ना छुएं, उस दिन आपने उस लड़की को गोद में क्यों उठाया था? बड़ा सन्यासी बोला मैंने उसे वहीं उठाया था और वहीं छोड़ दिया और भूल गया। तुमने ना तो उठाया ना छुआ और तुम अभी भी अपने दिमाग में लिए घूम रहे हो। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ये नहीं है कि मैंने छुआ कि नहीं, दिमाग में क्या रखते हो। तो देखिएगा जिसने उठाया और जिसने वहां छोड़ दिया उसके मन में कोई तनाव नहीं है कि मैंने गलत किया कि सही किया। वो जानता उस समय उसको सहायता की जरूरत थी, उसने सही किया। और जिसने छुआ भी नहीं वो बेवजह अपने मन में एक सवाल लिए घूम रहा है, परेशान हो रहा है। तो कभी कभी नहीं, रोज का हमारा यही काम है, हम दूसरों को लेकर के बेवजह की बातें सोचते रहते हैं और हम ये नहीं समझना चाहते वो जो दूसरे के साथ घटना हो रही है उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, उसने कुछ सोचा होगा। तो दूसरों के बारे में बेवजह ना सोचें और तब तनाव से बचें। कई बार हम लीगल इश्यूज में फंस जाते हैं, वो भी तनाव का रीजन है। फाइनेंशियल इश्यूज, उल्टे सीधे खर्चे करते हैं। कहते हैं ना हमारे यहाँ तो शादी का एक परंपरा, लड़के वाला और लड़की वाला दोनों ही लोन लेके शादी करते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा फोकस करो। एनवायरमेंट, हमारे आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे एनवायरमेंट में रहते उसको साफ सफाई रखो, अच्छा बना के रखो। ये सब भी तनाव के कारण हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस दिन भी आपको तनाव बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपकी सारी एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाएगी। और अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गई ना तो एंजाइटी हो जाएगी, वो एक और नई समस्या। और एंजाइटी की वजह से तो आप ना बात कर पाओगे ना खा पाओगे, अजीबोगरीब बिहेवियर करने लगोगे, लोग भी सोचेंगे यार इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या। और ज्यादा लंबे समय तक एंजाइटी रहेगी तो दूसरी बीमारियां भी आपको हो जाएंगी। सो स्ट्रेस से बचने के तरीके क्या हैं? देखो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं सबको एक मंत्र देता हूं, आज आपको भी दे रहा हूं। बड़ा अजीब लगेगा, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा वियर्ड सा मंत्र दे रहा हूं। और मंत्र है कि सुबह समय एक माला जपो 108 दाने की, भाड़ में जाए दुनिया। मंत्र बस यही है, भाड़ में जाए दुनिया। अरे भाई लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान मत दो, आपको अपना परिवार चलाना है। लोग क्या कहेंगे, अरे कैसा पहना है, कैसे घटिया कपड़े पहने, इस पे ध्यान मत दो, तुम्हें अपना जीवन चलाना है। लोग क्या कहेंगे कि बताओ जी इनका बेटा जवान हो गया, कहीं नौकरी भी नहीं लगी, दुकान पे बैठा है बाप के साथ। अरे भैया तुम्हें अपना घर चलाना है, अपने बेटे को देखना है, अपने परिवार को देखना है, लोग क्या कहेंगे इस पे ध्यान मत दो। बताओ जी इनकी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, 25 साल की हो गई, अब तक शादी नहीं की उसकी, लोग क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान मत दो, आपको अपनी बेटी और अपने से मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप दुनिया पर ध्यान मत दो कि दुनिया क्या कहती है। सो क्वेश्चन हमेशा क्या आता है, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग जीवन भर झूठ बोलते हैं और एक ऐसी बात है जो चार लोग हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन तब आप उसे सुन नहीं पाते। चार लोग कौन सा सच बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और उस दिन आप सुन नहीं पाते जब वो आपके पीछे चलते हुए बात बोलते हैं। होता है ना ये? वही समाज जो जीवन भर आपको परेशान करता है, मृत्यु के बाद आपके पीछे चलता है, राम नाम सत्य है। जिस दिन पहली बार वो जीवन में सच बोलते हैं उसे हम सुन नहीं सकते। तो जब वो सच बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसको दिमाग से निकालो कि लोग क्या कहेंगे। अरे आपको अपने बच्चे से मतलब है, अपने बेटे बेटी से मतलब है, अपनी पत्नी अपने माँ बाप से मतलब है। लोग क्या कहेंगे इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एक फैशन हो गया है,
बड़े लड़के लड़कियां या हस्बैंड वाइफ जब घूमने जाते अपने बूढ़े माँ बाप को साथ में लेके नहीं जाते। अरे तुमसे लिफ्ट में नहीं चला जाएगा, अरे तुमसे सीढ़ियों पे नहीं चला जाएगा, अरे तुम वहां कहाँ घूमोगी इतनी भीड़ में, है ना। ये बहाने हैं। उन्हें शर्म आती है। क्या शर्म आती है? कि लोग क्या कहेंगे। बताओ, बूढ़े माँ बाप को ले घूम रहा है। क्यों भाई? आपको अपने माँ बाप को खुशी देनी आनी चाहिए। और वो खुशी आप कब दे पाओगे? जब उसमें आपको भी खुशी मिलती हो। तो फिर लोग क्या कहेंगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए आप अब स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं। गर्लफ्रेंड का चक्कर, आज टीचर ने डांट दिया, आज ये हो गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मम्मी पापा को चिंता। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बताओ सर बिल्कुल नहीं पढ़ता, फेल हो गया, ये हो। मैंने है फेल हो गया, मेरे बेटे कितने नंबर आए? सर 90%। मैंने कहा मैम ये तो 90% वाला है। अजय 90% में क्या होता है? वो देखो इसका एक दोस्त है उसके 99% है। मैंने कहा मैडम 90% में 2 बच्चे पास होते और 99% में 3 बच्चे पास होते। आपका बच्चा 2 बच्चों का रिजल्ट अकेला लिए घूम रहा है, और क्या चाहिए? और वैसे भी 100% लाके क्या कर लेगा? अगर कल कोई नशे का आदी हो गया, सड़कों पे गुंडागर्दी करने लगा, एक्सीडेंट में मर गया, दिमाग खराब हो गया इसका, तो मुझे बताओ क्या करोगे इसके 100% मार्क्स का? आपके लिए 100% नंबर जरूरी है या आपका अपना बच्चा जरूरी है? अरे नहीं सर, इससे अच्छा मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं जी, मर जाए, मार तो एक और है, हम सोच लेंगे हमारा था नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ ना, आप कह रहे जी मर जाइए हमारी तरफ से, हम तो सोच लेंगे हमारा था नहीं। तो आज ही सोच लो ना, सोच लो मर गया और आज से तुम्हारी जिंदगी में है नहीं, बस रोटी देते रहो चुपचाप। फिर क्या प्रॉब्लम है? अजय यूं थोड़ा ही होता है, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब तक आपका बच्चे के 100% नहीं आते लोग आपकी बुराई करेंगे। और जिस दिन आपके बच्चे को कुछ हो गया लोग आपको गाली देंगे कि बताओ जी थोड़े से नंबरों के ऊपर बच्चे की जान ले ली। मैंने कहा लोग ऐसे होते हैं, इसलिए मैंने कहा माला जपो भाड़ में जाए दुनिया। पहले आप, आपका परिवार, फिर आपका पड़ोसी। आप फ्लाइट में जाते हैं तो वो एक ट्रेनर आती है ना, अटेंडेंट, वो क्या कहती है? वो जब बताती है ऐसे मास्क लगाएं, पहले अपनी सहायता करें बाद में दूसरों की सहायता करें। हम बीएड में एक प्रार्थना पढ़ते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मैंने तो उसे लिटरली ले लिया। भाई दूसरों की भलाई से पहले दूसरों को सुख देने से पहले, दूसरों को खुशी देने से पहले जरूरी है मैं अपने परिवार को खुशी दूं। पहले अपनी तो जय बोल लूं। जब मैं ही नहीं अंदर से सुधरा तो मैं क्या किसी को सुधारूंगा? तो ऐसे सोच के चले तो तनाव नहीं आएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है, बुरा नहीं मानना, ईमानदारी से बताना, कि आपके बच्चे बड़े हो गए आपकी सुनते ही नहीं? कितनों को लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आपके बच्चे बड़े नहीं हुए? देखिए, अगर आपका बच्चा 22 साल का हो गया, कॉलेज में पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है वो बड़ा हो गया, उसकी नौकरी के डिसीजन आप लोगे क्या? नौकरी वो कर रहा है। आप चाहे कितने भी अनुभवी व्यक्ति हों, आपका जो अनुभव है वो आपके समय की व्यवस्थाओं के हिसाब से है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? और आज की व्यवस्थाएं ऑफिस में, वर्क प्लेस पर बदल गई हैं। तो जो तनाव आपने देखा और जो प्यार मोहब्बत आपने आपस में ग्रुप में देखी अपने कर्मचारियों में, वो आज नहीं है, वो बदल गई है। उसके मीनिंग बदल गए हैं। उसे बहुत सारे दिखावे करने पड़ते हैं, वो बेचारा फंसा हुआ है और वहां हम जबरदस्ती हम उसके ऊपर थोपते हैं। सो सुनिएगा, ये मत सोचो कि मेरा बच्चा मेरी क्यों नहीं सुनता। मेरा तो सवाल ये है, आप अपने दिल से पूछो आप अपने बच्चे की कितनी सुनते हो? बस। अब आप कहोगे जी हाँ हम तो माँ बाप हैं, हाँ तो है ना। तो मेरे पास आते हैं, हम तो माँ बाप हैं, हमने इन्हें पैदा किया। मैंने कहा अगर ये पैदा ना होते तो? पहली तो बात, इनके पैदा होने में बेचारों का कोई हाथ नहीं है, वो आपकी इच्छा थी। और अगर ये पैदा ना होते तो समाज आपको क्या बोलता? बांझ, नपुंसक। सो अगर आपने बच्चों को पैदा करके बच्चों पे एहसान किया है तो बच्चों ने भी एक एहसान आप पे किया है, आपको माँ बाप होने का दर्जा दिया इस दुनिया में। सो इसलिए ये नहीं कि बच्चे हमारी संपत्ति हैं। रावण में और दशरथ में डिफरेंस क्या है? रावण मेघनाथ को समझाता है कि पुत्र पिता की संपत्ति होता है,
पिता जैसे चाहे अपनी संपत्ति लुटाए, और वो ऐसा कह कह के अपने सारे बेटों को राम जी के साथ युद्ध में मरवा देता है। दशरथ क्या कहता है कि पिता तो पुत्र के मोह में दास होता है, पिता के लिए बड़ा कठिन है पुत्र का मोह छोड़ना, परंतु जब समाज और कर्तव्य का बात आए तो पिता को भी पुत्र का मोह छोड़ देना चाहिए। तो दशरथ क्या कहता है कि पुत्र मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तो अच्छा यही है मैं खुद को छोड़ दूं, परंतु तुझे नहीं रोकूंगा, तू जा और समाज में जिम्मेदारी निभा। तो स्वामी विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण को दशरथ जी भेज देते हैं और खुद बड़े कष्ट में रहते हैं। और अंत में क्या होता है, जब वनवास देते हैं तो कर्तव्य पथ पर भेज देते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हारी माँ ने मांगा है, इसे पूरा करो। वो बात अलग है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर रोकूंगा भी नहीं। सो एक कहता है कि पुत्र पिता की संपत्ति होता है, और एक कहता है कि पिता पुत्र का दास होता है, उसके मोह में फंसा रहता है, इसलिए पिता को मोह में नहीं फंसना चाहिए, अपने मोह को त्याग करके विश्वामित्र के साथ भेजता है। जब पिता ये सोचता है तो पुत्र की तरक्की होती है, वो शादी करके आते हैं दोनों, विश्वामित्र कहते हैं 2 लेके जा रहा हूं 4 लेके आऊंगा। तो आप समझिएगा, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं तो पहचानने की कोशिश कीजिए क्या गड़बड़ हो गई। क्या डांटने से कोई बच्चा सिगरेट या शराब छोड़ सकता है? अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों के डंडे खाने के बाद भी शराब खाने के बाहर क्यों लोग खड़े रहते हैं? सो डांटना समस्या का हल नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि दुष्टी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कहते दुष्ट पैदा हो गया घर में, तो आपको कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, अदरवाइज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या आपको जनरल स्ट्रेस है, छोटी छोटी बातों से तनाव होता है? क्या ऐसा है कि आपकी स्ट्रेस बहुत समय से इकट्ठी हो रही है, आप उसका किसी से डिस्कशन नहीं कर रहे? तो आप योगा सेशंस में आइए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम करो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने हर पेशेंट के लिए अनुलोम विलोम कंपलसरी किया हुआ है। अब मुझे तो देखिए नहीं पता आप लोग किस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं योगा के हिसाब से, हमने थोड़ा सा अनुलोम विलोम में बदलाव किया है। अब हो सकता है ऐसा हमें लगता हो कि हमने बदलाव किया है, हमें पहले ना आता हो, यह भी हो सकता है आप पहले से सही कर रहे हो। तो आप मेरे साथ सभी अनुलोम विलोम करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर संभव है कैमरा खोल ले, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले मेरी तो आज नाक बंद है तो इसलिए मैं बस करके तो नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं अनुलोम विलोम करना कैसे है। यहां हमने अनुलोम विलोम को माइंडफुलनेस, हिंदी में तो मेरे लिए कठिन होगा माइंडफुलनेस बताना, के साथ जोड़ दिया है। और ये आपको मैं बता रहा हूं, एवरेज 10-11 पेशेंट मेरे पास रोज आते हैं, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मुझे भूत दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं, मैंने सबके लिए, तनाव, लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ के, मैंने सबके लिए कंपलसरी कर रखा है, और अपने लिए भी। अच्छा, कोई नियम नहीं है, आप हो सकता है आसन पे बैठ के करता हूं, मैं तो कुर्सी पे बैठा हूं, मैं अपने मन में कोई केस के बारे में सोच रहा हूं और बैठे बैठे अनुलोम विलोम करता रहता हूं, ऐसे बैठे बैठे। मेरा ऐसा नियम नहीं है जी मैं आधा घंटे एक जगह आसन पे बैठ के करूंगा, आसन पे बैठने में मेरी कमर अकड़ जाती है, ठंडा इतना हो रहा है तो कैसे करूं? हाँ, मैं लेट के नहीं करने दूंगा, इसको लेट के नहीं करना। अब इसको सुनिएगा, पहले सुनेंगे उसके बाद करेंगे, पहले सिर्फ समझेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता जी कौन सी उंगली आपको पकड़नी चाहिए कौन सी नहीं, वो आपको दीप जी मेरे से ज्यादा बेस्ट बताएंगे। मैं तो एक विज्ञान का जो हमने निचोड़ निकाला वो बता सकता हूं, तो मैं तो भाई इन्हीं 2 उंगलियों से कर लेता हूं। दीप जी से मैं भी सीख लूंगा कौन सी उंगली से कैसे करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा, एक विशेष बात आप इसको जीवन में ढाल लीजिए। आपको सुबह उठ के पता होना चाहिए आपका चंद्र स्वर खुला है या सूर्य स्वर खुला है, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है या आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, इसका पता होना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे? जैसे ही बिस्तर से उठे, भगवान का नाम लिया, एक बार इधर की नाक बंद करो कि सांस लो, एक बार इधर की नाक बंद करके सांस लो। तो अगर आपकी लेफ्ट साइड की नाक बंद है तो आपका चंद्र स्वर बंद है, सूर्य स्वर खुला हुआ है। और अगर आपकी राइट साइड की नाक बंद है तो सूर्य स्वर बंद है आपका और चंद्र स्वर खुला हुआ है। अब आप चाहते हैं जी रोज मेरा सूर्य स्वर खुला रहे जब मैं योगा शुरू करूं, तो उसका एक तरीका है, जिस साइड का स्वर बंद है,
मान लिया मेरा राइट साइड की नाक बंद है, तो 5 मिनट करवट लेके लेफ्ट साइड में लेट जाओ, ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर बंद हो जाएगा, सूर्य स्वर खुल जाएगा। आप चाहते हैं जी चंद्र स्वर खुला रहे पर चंद्र बंद है, तो आप राइट में करवट लेके सो लेट जाओ 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद सूर्य नाड़ी बंद हो जाएगी, चंद्र नाड़ी खुल जाएगी। ये तो तरीका है अपनी मर्जी से नाड़ी को नियंत्रित करने का सुबह को, ठीक है। अब मान लिया जैसे मेरा तो आज चंद्र स्वर पूरा बंद है, ठंड लगी है ना, चंद्रमा का संबंध भी ठंडे से ही है, तो मैंने तो करवट भी बदली तो ये खुल गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस हो गया। अब मान लिया दीप जी का सुबह को स्वर नाड़ी खुली हुई है, और मान लो कि सुनीता जी की चंद्र नाड़ी खुली हुई है, तो जिसकी जो नाड़ी खुली है उधर से अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। पहला नियम आप समझ रहे हैं ना, किधर से अनुलोम विलोम शुरू करेंगे, जो नाड़ी खुली है। अब मेरी खुली है आज सूर्य नाड़ी, तो मैं सूर्य नाड़ी से सांस लूंगा। मैं इस राइट को, भले मेरी नाक बंद है चंद्र की, मैं फिर भी इसे बंद करूंगा। दबाएंगे नहीं कि नाक मुड़ गई, कुछ लोग ऐसे दबा लेते हैं ऐसे, वो हाथ जब आप ऐसे रखोगे नाक मुड़ेगी नहीं। हाथ को सामने सीधा रखो, जैसे सांप का फना, ऐसे बिल्कुल सामने रखो, बीच में, ये जो है ना आपके सामने बीच में होना चाहिए। अनिल जी ये जो हा कोहनी है ये नीचे की तरफ रखो और बीच में ऐसे, जैसे मंत्र पढ़ते हुए करते हैं ना, ओम हरि ओम गण नाम पता। सो इसको थोड़ा हाथ को और बीच में ले आओ, तो इससे नाक की हड्डी मुड़ेगी नहीं आपकी। फिर बीच में हाथ रखा है, मैं हाथ की पोजीशन नहीं बदलूंगा, मेरे सामने टेबल है ना, मैंने हाथ टिका लिया। अब यहीं से मैंने क्या किया, लेफ्ट बंद कर लिया, तो देखो मेरी नाक पे दबाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अब आप मन के अंदर गिनती गिनेंगे, टोटल 20 गिनती गिनेंगे और उल्टा गिनेंगे, 20 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिनेंगे और धीरे धीरे सांस भरते जाएंगे। मन के अंदर 20 से 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे और धीरे धीरे सांस, अभी सिर्फ सुनिएगा, और सांस भरते जाएंगे। तो इस तरह से आपका सांस धीरे धीरे चलेगा। अब दोनों नाक बंद कर लो, और दोनों नाक बंद करके अपने मन के अंदर 1 से लेकर 10 की तरफ सीधी गिनती गिनेंगे। तो जितनी देर गिनती गिनने में लगता उतनी देर दोनों नाक बंद रहेंगी। अब आप लेफ्ट में खोल दो। अब आप दोबारा से 20 से 1 की तरफ उल्टा गिनेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ दिया तब नाक को दोनों तरफ से बंद कर लेंगे और एक बार मन के अंदर 1 से 10 तक जितनी गिनती गिनी जाए गिनेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। मैंने सूर्य नाड़ी से सांस लेना शुरू किया और छोड़ा कहां था, चंद्र नाड़ी में। वापस सांस किस में लेंगे, चंद्र नाड़ी में, और छोड़ेंगे कहां, सूर्य में। वापस कहां से लेंगे, सूर्य से, और फिर कहां छोड़ेंगे, चंद्र से। तो इस पर एक तो हाथ की पोजीशन बिल्कुल सीध बीच में रखें, तो नाक पे दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब आप सांस ले रहे हैं मन के अंदर उल्टा गिनती गिने 20 से 1 तक, इससे आपका ध्यान बहुत फोकस हो जाएगा, मन आपका सांस पे नियंत्रित हो जाएगा। एक कथानक है कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कलयुग में जब यह हवा दूषित हो जाएगी, पृथ्वी की मिट्टी विषैली हो जाएगी, सो मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, हे पार्वती, जो मनुष्य अपनी सांस पर नियंत्रण रखेंगे वो अधिक जीवित रहेंगे। ऐसे ही महादेवी माता यानी माता लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण से एक बार वार्तालाप में पूछा, हे नारायण, आने वाले कलयुग में जब हर चीज दूषित होगी, खाना पीना दूषित हो जाएगा, मनुष्य के विचार भी दूषित हो जाएंगे, वो कैसे जीवित रहेगा। तो उन्होंने भी ये कहा कि जो व्यक्ति आयाम, प्राण में अपने आयाम को नियंत्रित कर लेगा, अर्थात जो वायु को साध लेगा, वो अधिक जीवित रहेगा और उसके मन का दूषण भी समाप्त हो जाएगा। तो अब आप इसको मेरे साथ करेंगे अच्छे से, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा, आप करेंगे। तो जिसका दाया नाक खुला है वो दाई तरफ से शुरू करेगा अभी, और जिसका बायां नाक खुला है वो बाई तरफ से शुरू करेगा। अब आप बीच में हाथ को सीधा रखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा, जैसे सांप बीच में हो, और उसके बाद जो स्वर आपका खुला है उधर से आप धीरे धीरे सांस लीजिए और मन के अंदर आंखें बंद करके 20 से 1 तक की गिनती कीजिए।
सांस धीरे धीरे लेंगे और मन के अंदर 20 से 1 तक की गिनती करते रहेंगे। और उसके बाद दोनों तरफ की नाक को बंद करके मन के अंदर 1 से 10 तक की गिनती करेंगे, या 5, जितना भी आपसे हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ का नाक खोल देंगे और वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे 20 से लेकर 1 तक की गिनती करेंगे। और जब सांस निकल जाए, फेफड़े खाली हो जाएं, दोनों नाक को बंद कर लेंगे और मन के अंदर जितनी गिनती संभव हो वो करेंगे। और इस प्रक्रिया को आप सभी लोग नेत्र बंद कर लीजिए और मेरे साथ 10 बार दोहराएंगे। याद रहे, जिधर से सांस छोड़ा है वापस उधर से ही लेना है। आंखें बंद करेंगे, प्रक्रिया को दोहराएंगे। देखिए, 1 से 20 तक की गिनती का एक बड़ा महत्व है। 20 क्या है? 20 का अर्थ है विष। सभी प्रकार की इंद्रियों को, तत्वों को, भोगों को मिलाकर बनने वाली संख्या 20 है, जिसमें मैं खोया हुआ हूं। 19, एको हम नास्ति। यहां मैंने एक की तरफ देखना शुरू किया तो एक दुर्गुण कम हो गया। तब मैं गिनती करता हूं 18 की, जो 18 प्रकार के ज्ञान, 18 पुराण की संवेदना मुझे देता है। जब मैं 17 की तरफ जाता हूं, ये मुझे बताता है कि कैसे सात्विक जीवन आने से व्यक्ति 1 और 7 हो जाता है एक साथ। जब आप 16 की तरफ जाते हैं, वो षोडश मातृका है ना, 16 माताओं के बारे में बताता है। जब आप 1 से 5 की तरफ जाते हैं, अनेक प्रकार के यंत्रों की रचना करने वाली शक्ति के बारे में बताता है। जब आप 14 की तरफ जाते हैं, ये बताता है जीवन कैसे तपस्या है, फिर वो 14 साल का वनवास क्यों ना हो। जब आप 13 तरफ जाते हैं तो ये भी बताता है कि आने वाले युगों में जो सन्यास की अवधि है वो 13 वर्ष कर दी गई। उसके बाद आप द्वादश की ओर 12 जाते हैं, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के शक्तियों के बारे में बताता है। फिर आप 11 यानी एकादश के विषय में आते हैं, जो ईश्वर के और बहुत करीब ले आता है। जब आप 10 की गिनती करते हैं, तब आप अपने 10वें द्वार को खोलते हैं। 10वां द्वार क्या होता है? ब्रह्मरंध्र होता है। जब आप 9 की गिनती करते हैं, आप 9 द्वारों का ध्यान करते हैं। जब 8 की गिनती करते हैं, तब अष्ट द्वारों का ज्ञान करते हैं, अष्ट सिद्धियों का ज्ञान करते हैं, अष्ट विद्याओं का ज्ञान करते हैं। जब आप 7 की गिनती करते हैं, आपके 2 द्वार जो है उस पे से ध्यान हट गया है, जो मलमूत्र के द्वार हैं, बचे हुए शरीर के 7 द्वारों की तरफ जाते हैं। जब आप 6 की गिनती करते हैं, ये छठी इंद्रिय को एक्टिव करता है। जब 5 की गिनती करते हैं, ये बताता है शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जब आप 4 की तरफ जाते हैं, तब ये बताता है पंच तत्वों में भी एक तत्व दिखाई नहीं देता, 4 तत्व दिखाई देते हैं। जब ये 3 की गिनती करते हैं, तब त्रिशक्ति, त्रिगुण के बारे में बताता है, जिसको वात पित्त कफ या सात्विक राजसिक तामसिक आता है। जब ये 2 की गिनती करते हैं, ये द्वैत का भाव ले आता है कि वो है एक मैं हूं। जब आप 1 की गिनती करते हैं, तब आप आ जाते हैं एको हम दूजो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। तो इन गिनतियों का बड़ा महत्व है। इसीलिए अनुलोम विलोम जब करें, इन संख्याओं का अति विशेष ध्यान रखें। इसके कई लाभ हैं। पहला लाभ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आपके सांस लेने की प्रक्रिया को संतुलित बनाने में सहायता करता है। दूसरा लाभ, आपका ध्यान फोकस होता है, ध्यान एक बिंदु पर लगता है और आप सारी बातों को भूलकर आप प्राण में स्थित होने का प्रयास करने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये लाभ है। तीसरा लाभ, जो चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, वो ऐसे भी चिंतन मनन कर सकते हैं जैसे आपको अभी मैं करा रहा था। तो इस प्रकार, इस तरह से आप इस अनुलोम विलोम को टोटल 10 बार करें और जब 10 बार कर लें तो शांत बैठ जाएं, ना बोले ना सोचें, बस शांत बैठ जाएं। क्योंकि अनुलोम विलोम तो हो गया, अब सूर्य और चंद्र नाड़ी के इड़ा और पिंगला के बीच में आंदोलन है ना, एक ध्वनि नाद चल रहा है। देखिए, आपके राइट में है इड़ा, लेफ्ट में है पिंगला और बीच में है मध्यमा। मध्यमा को तो हम छड़ेंगे नहीं। तो इड़ा और पिंगला अनुलोम विलोम से संतुलित होती हैं, उनके बीच में ध्वनि तरंगे चल रही हैं। तो आपका जब 10 या 20 राउंड पूरे हो गए तो भी शांत बैठ जाओ। आप भले ही कुछ ना कर रहे हो, अब नेचुरली ऑटोमेटिकली इड़ा और पिंगला के बीच में एक ध्वनि नाद चलता रहेगा बहुत देर से। बस इसका अभ्यास सीखो। और अगर इसका अभ्यास सीख लो, मेरी चुनौती है, चैलेंज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, ब्लड प्रेशर,
जीवन में से तमोगुण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसके चारों तरफ घूम रही हैं? बीच में जो मध्यमा है, मध्य में आप स्थित हैं। इस मध्यमा में आपके सारे चक्र स्थित हैं, जिनमें एक चक्र है ऊपर, 10वां चक्र, उसको हम 10वां छिद्र बोलते हैं। देखिए शरीर में 9 छिद्र हैं, आप पहचान गए ना, मलमूत्र के 2 छिद्र होते हैं। हमारी 2 नाक है, हमारी 2 आंख है तो 6 छिद्र हो गए। हमारे 2 कान है, 8 छिद्र हो गए। एक हमारा मुंह है, हम 9 छिद्रों वाले शरीर में बैठे हैं। और मुक्ति कब मिलती है? जब 10वां छिद्र खुल जाता है, ब्रह्मरंध्र। सो ये हमारा 10वां छिद्र कहाँ है? मध्यमा के अंदर स्थित है। लेकिन हमारा जीवन किसके चार तरफ डोलता है? मध्यमा के दाएं बाएं घूमते रहते हैं, इड़ा और पिंगला। तो अनुलोम विलोम को करते हुए ध्वनि का ध्यान रखें। सुबह को आपका कौन सा स्वर खुला हुआ है, यानी कि चंद्र स्वर खुला है तो आपकी पिंगला एक्टिव है, सूर्य स्वर खुला है तो आपकी इड़ा एक्टिव है। उनका साधन करते हुए आप अनुलोम विलोम अगर रोज करते हैं और नियमित 1-2 बार रोज कर लें, कुर्सी पे बैठे, मन में विचार आया, विचार को रोकना है तो अनुलोम विलोम करें। गिनतियों का ध्यान रखें, क्योंकि ये गिनतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपका सारा ध्यान ऑटोमेटिकली एक मुख्य चक्र में स्थित हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? आज्ञा चक्र। अब धार्मिक दृष्टि से समझे तो बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा। कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुल गया। देखिए माता मातंगी हो या माता शक्ति हो, उनका भी तीसरा नेत्र होता है। भगवान विष्णु का भी तीसरा, भगवान शिव का भी तीसरा नेत्र है। अब ये तीसरा नेत्र जब खुलता सब भस्म कर देता है। किसे भस्म करता है? ये भस्म करता है दोषों को। इससे ना हमें सही गलत की समझ आती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो जहां तिलक लगाते हैं उसके 1 सेंटीमीटर की गहराई में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। तो जब आपका अनुलोम विलोम करते हुए साधन आज्ञा चक्र पे हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव बनेगी और आपका पूरा शरीर स्वस्थ बनेगा। तो अनुलोम विलोम को आप थोड़ा मेरे बताए विधि से, मेरी आपसे प्रार्थना है 15 दिन करके देखें आप। चलिए 15 दिन बाद में फिर आता हूं, कमिंग संडे टू नेक्स्ट संडे में कोशिश करूंगा आपके साथ बैठने का, और आप मुझे अनुभव बताएं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना यह है, आप ये प्रतिज्ञा और संकल्प करें कि रोज 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार, 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा, कम से कम 1 बार 10-10 राउंड अनुलोम विलोम मेरी बताई विधि से करेंगे। हाथ बीच में। आपने कभी देखा है गुरुकुल में जो शास्त्री बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसे हाथ नहीं चलाते, ओम निधि नाम पति निधि पति गंगावा महे। उनका हाथ बीच में होता है ना, नोट किया कभी? बीच में होता है ना। क्यों होता है बीच में? क्योंकि बीच में मध्यमा स्थित है, मैं स्थित हूं, तो बार बार वो हाथ यहां जाता है, तो बार बार वो किसको एक्टिवेट कर रहा है? मध्यमा को, ब्रह्मरंध्र को, आज्ञा चक्र को। तो इससे अगर आप ऐसे हाथ रखते हैं तो असंतुलन आ जाता है नाक के अंदर। तो आपका संतुलन बनने के बजाय इड़ा पिंगला में संतुलन बिगड़ गया। तो कुछ साधक कहते हैं कि जी हम तो रोज अनुलोम विलोम करते हैं, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ और उल्टा सिर में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगे। उसका कारण समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, अनुलोम विलोम करने के बाद 2-4 मिनट शांत बैठे, उठे ना, क्योंकि उस समय आपके शरीर में आंदोलन चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पुनरावृत्ति चल रही है एक, जो आपको सुन भी नहीं रही होगी शायद। तो आपका संतुलन ना बिगड़ जाए और उसको चलने दे। सो 5-6 मिनट शांत बैठे, फिर धीमी धीमी सांसों को बढ़ाते हुए आराम से उठें। अच्छा, आपको एक और बता रहा हूं मैं, स्वर विज्ञान, जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, जैसे भौतिक शास्त्र होता है, ऐसे ही एक और विज्ञान है स्वर विज्ञान। हमारे ऋषि मुनियों ने इन पे बहुत काम किया है। ये स्वर विज्ञान क्या है जी? तो मैं एक डॉक्टर से मिला, एज रही होगी उनकी 95 के आसपास। उन्होंने मुझे इसके बारे में समझाया कि स्वर विज्ञान क्या है। कि आपको पता है ना कि आज मेरा कौन सा नाड़ी खुला हुआ है? मेरा सूर्य नाड़ी खुला हुआ है। तो उठते हुए पहले राइट पैर उठाएं, दायां पैर उठाएं। और अगर आपको लगता है जी आज मेरा चंद्र स्वर खुला है, तो चलते उठते हुए पहले कौन सा पैर उठाएं? लेफ्ट उठाएं। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो पूरे दिन आपकी दोनों नाड़ियां इड़ा और पिंगला संतुलित रहेंगी और आपको कम से कम बीमारियां होंगी। और वो कितने 94-95 साल के डॉक्टर थे और बिल्कुल स्वस्थ। सो ये हमारी आज की क्लास थी।
तनाव से आपको बचना है। और अगर नहीं बच पा रहे हैं, संतुलन नहीं बन रहा है, तो आप इस विधि से अनुलोम विलोम करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं, आप लोग तय कर लो जी, अगले 15 दिन रोज हम करेंगे। 5-6 मिनट का टाइम लगेगा इसको 10 बार करने में, और ज्यादा करें तो बहुत अच्छा। और फिर आप मुझे बताइए आपका अनुभव क्या है। एक डायरी बना लो। हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है ना, तो अच्छे विचार दिमाग से निकल जाते हैं। एक कागज पे प्लान बना लो और वो अपने घर की दीवार पे ऐसी जगह चिपकाओ, चलते फिर तो आपको वो दिखती रहे, आपको चिढ़ाती रहे कि देखो तुमने डिसाइड किया था आज मैं ये काम करूंगा और तुमने किया नहीं। मैं तो यही करता हूं, जो काम मुझे करना है और मुझे करने का मन नहीं हो रहा, उसकी लिस्ट बना के ऐसी जगह चिपकाता हूं जहां मुझे रोज दिखाई दे, तो मुझे चिढ़ होती है, अरे अरे ये भी करना है। तो इससे हमारे मन में विचार आता है कि हाँ करना है। तो हम कहते हैं ना, कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत आप कर लोगे। तो आज की क्लास केवल यहीं तक थी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मुझे ये था कि जैसे हम लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हम लोगों को स्ट्रेस है, तो हम अपना स्ट्रेस का आकलन कैसे करें? देखिएगा, स्ट्रेस का आकलन करने का सिंपल तरीका है। क्या आप पहले की तरह खा पा रहे हैं? क्या आप पहले की तरह अच्छी, क्या आज आपकी नींद में कोई परेशानी थी? क्या आप एक दो बार आपकी आंख खुल गई? क्या आपको ऐसा लगता है दिमाग में कोई तनाव था? क्या ऐसा लगता है कि आपकी वजह से आज कोई नाराज है? या ऐसा लगता है आप किसी पर चिल्ला के बोले हो? क्या ऐसा लगता है किसी चीज को लेकर आपके मन में कोई जल्दी है? तो समझ जाइए आप तनाव में हैं। या आज उस चीज को खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा जो रोज बड़ी अच्छी लगती थी। या आज आपका तीखा खाने का मन हो रहा है। अगर अचानक से आप, जैसे मैं मिर्ची नहीं खाता, पर कभी कभी मुझे तीखा खाने का मन होता है, तो मैं समझ जाता हूँ मैं काम का लोड बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है। क्योंकि मिर्च में कैपेसिन होता है ना, तो उसके तीखेपन से हमारा फोकस हट जाता है, तो उसमें भी पहचान आप सकते हैं। हाँ, जो रोज ही भर भर के मिर्ची खाते हैं उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मेरा थैंक प्रश्न यू। ये था मेरा प्रश्न था कि ये हम लोग जो योगा करते हैं रोज, तो उसमें क्या है कि अनुलोम विलोम हम बीच में कर देते हैं, उसके बाद हास्यासन और अपन आसन ले लेते हैं। तो क्या फिर अनुलोम विलोम बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने उसके कहा बाद तो ना, फिर रेस्ट मैं लेना तो है अपने को। मैं तो जब कुर्सी पे बैठा हुआ कुछ कर, मान लिया मेरा एक पेशेंट आ गया, अब वो चला गया, दूसरा 15 मिनट जी। बाद आया, तो मैं भी तो मानसिक रूप से थक गया, मैं बैठे बैठे 2 मिनट कर लेता हूँ। तो इसका ऐसा नहीं, नहीं है। ये तो अपन ने कर लिया। हाँ, ये सवेरे का, सुबह जो हम करते हैं वो, देखिएगा, अगर आप सुबह जो रोज करते हैं। आप योगा के बीच में करो, लेकिन इस विधि से करो। और इस विधि से करने के बाद और फिर उसके बाद 2-3 मिनट रुक जाओ, शांत बैठ जाओ, ताकि दिमाग के जी अंदर जी जो जी जी। आपने एक संगीत बजाया है सांसों का, वो चलता रहे। आपने नोटिस बस किया ठीक होगा, है सर। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं बड़े मन से, और थोड़ी देर के बाद जब वो म्यूजिक बंद हो जाएगा, आपके मन में तो म्यूजिक चलता रहता है ना। हाँ जी, आगे पूछिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय महाप्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये स्व सौभाग्य। ज्ञान आपने बताया है, इसमें थोड़ा सा मैं और एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ कि आपने कहा जो स्वर चल रहा है उस पैर को उठाएं, उस पैर को जमीन पर पहले रखना है। अगर दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर जमीन पर रखना है और धरती माता को स्पर्श करके 3 बार माथे पर लगाना है और मंत्र बोलना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर पहले रखना है और बाएं हाथ से 3 बार स्पर्श करके माथे पर लगाना है और धरती माता से प्रार्थना करनी है कि हे धरती माता, क्षमा करें, हम आपके ऊपर चलते हैं, थूकते हैं, मूत्र करते हैं, पेशाब करते हैं, गड्ढा करते हैं, आप हमें कुछ नहीं कहती, ऐसी सहन शक्ति हमें दे दो। तो मैं 5 बार इंग्लैंड गया ये योगासन सिखाने के लिए। वहां पर प्रश्न बड़े ज्यादा पूछे जाते थे क्योंकि बहुत लोग अज्ञानी थे वहां, कि स्वामी जी अगर दोनों पैर दोनों स्वर चल रहे हैं तो मैं कहा वो तो बहुत ही सुखद घड़ी है। अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं तो उस समय जो भी आप भगवान से प्रार्थना करेंगे वो आपकी पूरी हो सकती है। तो आप दोनों पैर जमीन पर रखिए, दोनों हाथ से धरती माता को स्पर्श करिए, माथे पर लगाइए। और मैं कई घरों में कहता हूँ, माता जी जब होती हैं गुस्से में कहती हैं, ए बड़े मर नहीं जाता,
तो मैं कहता हूँ माता जी, अगर आपके इस समय दोनों स्वर चल रहे हों और आपका बेटा मर गया, पोता मर गया, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, बड़ा बुरा लगेगा। क्यों ये दुआएं दे रही हो कि मर मर नहीं जाता? तो ये स्वर का ज्ञान मुझे थोड़ा ध्यान था, वो मैंने आपको बताया। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम माइंडफुल, आजकल बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, हीलिंग सेशन होते हैं, उसमें माइंडफुलनेस सिखाते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? धन्यवाद देना जो हमें मिला है और उसको ग्रहण करना। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में तो देखिए, ये जो पृथ्वी माता को हम सुबह उठने से पहले धन्यवाद दे रहे हैं, ये ग्रेटिट्यूड है। यही तो माइंडफुलनेस है कि मैं समझता हूं कि सब कुछ मुझे किस तरह से मुफ्त में मिला है, तो मुझे उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारी दोनों नाड़ियां चली हुई हैं या एक चली हुई है? देखिए, आप सुबह उठे हाँ और जी। बिस्तर पे बैठ गए, तो पहले आप सांस लो, एक साइड की नाक बंद करके सांस लो। तो जिस साइड की सांस बंद है वो वाला स्वर आपका बंद है, और अगर दोनों तरफ से सांस आ रही है तो मतलब दोनों स्वर चल रहे हैं आपके। बहुत हाँ जी। आसान। जी मेरे मेरे हमेशा ही दोनों स्वर चलते हैं, मतलब कभी नाक बंद नहीं होती मेरी। तो आप बड़े मतलब खुश रहते हैं, आप प्रसन्न हैं, आपका घर परिवार बच्चे आपसे बड़े प्रसन्न रहते होंगे, या आप वो हैं, अरे अब तुम बड़ा हो गए, जो तुम्हें करना करो, हमें हमारी जिंदगी के मजे लेने दो, तुम अपनी जिंदगी के मजे लो भाई। मेरे को सर जुकाम बहुत ही कम, कभी कभी होता, नहीं तो मेरे को कभी नहीं होता मतलब। देखिए, ऐसा है ना, एक तो ये जुखाम का स्वर से संबंध नहीं लेता मैं। आज मुझे जुखाम है, तो आज तो मेरी नाक एक तरफ से नेचुरली बंद है, लेकिन जी सामान्यतः जब हम सुबह उठते हैं बिना जुखाम वगैरह के भी हमारी एक सार। अब आप कहोगे जी मेरे दोनों स्वर चल रहे, तो ये देखो कौन सा, ऐसे किस में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाइप की तरह नाक खुली है, किस में थोड़ा कम खुली है, तो ये भी हो सकता है। अगर जुकाम नहीं है ना, तो आप पाएंगे एक तरफ से सांस ऐसे आ रही है जैसे पाइप खुला हुआ है, एक तरफ थोड़ा सा प्रेशर, आवाज आएगी आपको। जो जिधर से सांस लेने में आवाज बहुत तेज आए, यानी कि बिल्कुल बांसुरी की तरह नाक बज रही है, वो सर खुला हुआ है। और जिधर से आपको प्रेशर डालना पड़े, तो यानी कि जी उधर का स्वर कम खुला है। भरत जी, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा स्वर ज्ञान के लिए, जी जी। कि जैसे हम उठे, अपनी दो उंगलियों को नाक, दाई नाक से नीचे लाइए और नाक से धक्का दीजिए सांस को, हाँ, और फिर अपने बाएं हाथ की दो उंगली लाइए, सर धक्का दीजिए सांस को। तो मुझे पता लग गया कि मेरा दायां जो है स्वर चल रहा है। ये दो उंगलियों से पता लग जाएगा, दाएं हाथ की उंगली से और बाएं हाथ की उंगली से नाक के नीचे क्योंकि लाइए, इस जिधर तरह का से। स्वर खुला है उधर से हवा तेज आएगी। जी डॉक्टर साहब, एक जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण अनुलोम विलोम, जिससे कि मानसिक उस पर नियंत्रित किया जा सकता है। पर नाड़ी शोधन जो प्राणायाम जिसके आपने चर्चा की, उसका सामान्यता जो जो उसका प्रपोर्शन है, अनुपात है, वो 1:4:2 ऐसा कहा जाता है। यानी कि जितना लेना है उससे 4 गुना ज्यादा रोकने की कोशिश करनी है और उससे 2 गुना ज्यादा छोड़ना है। मतलब ये सामान्य अनुपात बताया और जाता मैंने है। थोड़ा उल्टा कि अभी बताया है। हमने चर्चा जो की है उसमें उसका 50 4 लेना है तो 2 रोकना है। हाँ, तो इसका कारण रोकने है। का जो सबसे अधिक समय है उसको थोड़ा सा आपने परिवर्तन किया है, तो हाँ, इसका थोड़ा रीजन सा। है, जैसे मैं जब करता हूं तो मेरा हमेशा प्रोसेस उल्टा रहता है। मैं गिनती मेरी सांस लेते हुए 20 की है, पर सांस को रोकते हुए मेरी 30-40 की है। ठीक है, लेकिन ये स्थिति तब संभव है जब मेरा मन शांत हो। अब जिनका मन शांत नहीं है, वो कैसे सांस रोकेंगे? तो यानी कि कहते हैं ना, उनको अच्छा चाहिए, अच्छा काम होता है और अच्छा नाम होता है, तो उल्टा भी जपो तो सीधा हो जाता है। सो पहले जिसका मन शांत नहीं है, तनाव में है, या कुछ समस्याएं हैं, तो इस विधि से सांसों पे नियंत्रण आएगा। उसके बाद वो साधन की स्थिति में आ गया। साधक, पहले साधन बन गया, अब वो साधक बनेगा। जब साधक बनेगा तब प्राण में स्थित होना है। जब आप प्राण में स्थित होते हैं तब आप मध्यमा में स्थित हैं। देखिए, जब आप सांस लेते हैं इधर से, राइट से, आप किस में स्थित है? ईड़ा में। सांस छोड़ते हैं तो आप किस में स्थित है? पिंगला में। ठीक है, आप बीच में कम स्थित हैं।
मध्यमा में। जब आपकी साधना अच्छी हो जाएगी तो मेरा, इसीलिए मैंने कहा 15 दिन आप कीजिए, फिर इसमें परिवर्तन कराऊंगा। तब हम करेंगे इड़ा पिंगला से कहाँ स्थित होना है, बीच में, मध्यमा में। इसीलिए मैंने हाथ को ना लेफ्ट में रखने को बोला, ना राइट में, मैंने बोला बीच में रखो, ताकि अंतिम उद्देश्य कहाँ है, बीच में, मध्यम में जाना, सारे द्वारों से ऊपर की तरफ जाना। तो अगर हम इलाज देखिए, जो आप सब योगा नियमित करते हैं तो आपके लिए वो एक सामान्य प्रक्रिया है। जो आम आदमी है जिसमें कष्ट भरा हुआ है वो उस प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। सांस का रोकना बहुत कठिन है, सांस को वही रोक सकता है जिसका मन शांत हो। एक बात तो और ध्यान आई भरत जी, जी आपने बीच में जो बात बताई थी उसमें ध्यान आया मुझे। एक बार मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने डॉक्टर बड़ी अच्छी बात बताई साहब, थी। कुछ लोगों के प्रश्न ले लें क्या? एक विजय मिनट जी, मुझे बात पूरी एक, करनी है, एक मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट। एक बार आप बोल लें, उसके बाद कुछ लोगों के ना हाँ, प्रश्न ले लेते हैं जी। तो एक संत मिले थे एक बार, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था। आपका दायित्व तो केवल आपके अपने बच्चे पालने का है, बच्चों के बच्चे पालने का दायित्व आपका नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी। उनके माँ बाप कुछ सिखाएंगे, आप कुछ सिखाना चाहेंगे, इसलिए अपने पोते पोतियों की तरफ ध्यान देना बंद कर दें, उनको जो माँ बाप सिखा रहे हैं उसको चलने दें। ये मुझे एक संत ने सिंपली, बताया। बहुत साधारण शब्दों में, जिसके माँ बाप आप हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है, और जिनके माँ बाप आप नहीं हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी तब है जब उनके माँ बाप उनकी देख रेख ना कर रहे हो। सो आपके पोते पोती के आप माँ बाप नहीं है। हाँ, अगर उनके माँ बाप उनकी देख रेख ना करें तो आपका पहला कर्तव्य बनता है। चलिए, आपको जो प्रश्न है पूछ लीजिए। थोड़ा आज हम इसको जल्दी खत्म करेंगे, मैं चलिए जी थोड़ा जी सा जी, बोल रहा माया हूँ। जी कुछ पूछ रही है। माया जी, हाँ जी। बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ना मुझे ना नींद बहुत आती है। मैं दो अच्छा, मिनट बैठूंगी जाएगी। 2 मिनट बैठते ही नींद आ जाती है। यस सर। लेकिन कहीं पर जब भी आप, अच्छा, एक विपरीत बात पूछ रहा हूं, जब आप उठते हैं तो थके थके रहते हैं या एकदम एक्टिव हो जाते हैं? हो जाते एकदम उठने से, चलूंगी तो एक्टिव हो जाऊंगी, लेकिन बैठूंगी 2 मिनट 3 मिनट तो मेरे को नींद ये आती है। ये तो अच्छे लक्षण है। जब आप आराम करना चाहते हैं तुरंत आराम की अवस्था में है, और जब एक्टिव होना चाहते हैं तुरंत एक्टिव। ये होता है जी, मैं सारा दिन थकी थकी सी पड़ी रहती हूँ और उठने के बाद भी थकी थकी रहती हूँ, तो आपको मेरे से इलाज कराना पड़ता। आप तो स्वस्थ हैं। स्वस्थ ऐसा हूँ सर। जब मैं कहीं पर भी जाऊंगी, बस में भी जाऊंगी, 2 मिनट बैठूंगी मेरे को नींद आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने समय का सदुपयोग कर लिया, शरीर को आराम दे दिया। फालतू के इधर उधर देखते तो दिमाग खराब ही होता। समस्या तब थी जब आप उठ ना पाती, उठने में दिक्कत होती। जैसे चलिए आगे चलते हैं। मेरे पेशेंट जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ, अब बस उठने का मन ही नहीं करता। तो वो एक गंभीर समस्या है, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसको बिस्तर को छूते ही नींद आ जाए, समझो उससे पुण्यात्मा कोई नहीं है, क्योंकि उसका शरीर जो है बड़ा नियंत्रण में काम कर रहा है, नहीं संतुलन वो में तो, है। पर मैं मोबाइल चलाऊंगी, मोबाइल तो वो चलता ही रह जाएगा, मेरे को नींद आ जाएगी। कॉपी अरे कुछ हम, पढ़ मैडम आप पढ़ते। खुश हो जाइए, मेरे पास तो लोग 1500 रुपये 2000 फीस दे के कहते हैं कि हमारा मोबाइल छुड़वा दो। उनकी नींद उड़ गई है मोबाइल की वजह से। इसका मतलब ये हुआ, आपका शरीर आपको समझता है। तो आपको, आप इसका, और आपको जो आपके शरीर का संतुलन है उससे मुझे ये भी लगता है आप ऋतुचर्या का बहुत ध्यान रखती हैं। मौसम के यस। हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका बड़ा संतुलन आप रखती होंगी। हाँ वो तो रखती है सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ आपका शरीर बहुत संतुलन में है। कि आपका अगर खाना खा रही है तो मीठा भी एक लिमिट में है, खट्टा भी लिमिट में है, कड़वा भी खाती है, करेला भी, मतलब हर चीज में संतुलन। जब जब शरीर में संतुलन तभी आता है जब आहार में आपने संतुलन बनाया हो। और आप जो है ना, रोने धोने वाले लोगों में से इसका मतलब नहीं है। आप ये है कि जो काम करना है जी करना है, और जो नहीं करना है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा तो नहीं है आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब यहां अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उसका एक सबूत नहीं मिल रहा इसमें क्या। ये तो सबूत है कि बैठते ही नींद आ गई, लेकिन जो लोग बहुत थके थके रहते हैं ना वो उठ भी नहीं पाते। तो आप तो कह रहे हैं आप उठते एक्टिव हो जाते हैं, तो मतलब काम का दबाव भी नहीं है, संतुलन है। तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? और कोई बताएं अगर। एक विशाल जी क्वेश्चन कुछ कहना ये है। चाहते हैं? विशाल जी, हाँ। जी नमस्कार सर, जैसे माया जी ने विशाल जी, पूछा आपकी ठंड में है काफी, आपने कुछ और रखा है। हाँ शाल ओढ़ रखा है सर, थोड़ी ठंड लगी हुई है मेरे को असल में।
हाँ, फिर बोलिए भाई। जैसे माया जी ने पूछा, उसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मैं। जैसे मैं काम करता हूँ बट मेरे को साथ साथ तरक्की करनी है, तो मैं पढ़ता भी हूँ। तो जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, पढ़ने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे को नींद आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जबरदस्ती उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा ना कि मैं काम भी करता हूं, काम करते तरक्की करना चाहता हूं। तरक्की करने का तरीका बदलिए। अगर आपको लगता है कि तरक्की करने का रास्ता मेरा वो है, तो समझिए कि क्या आप इस तरह की तरक्की चाहते हैं कि जिसमें ये काम करना पड़े, बुक पढ़नी पड़े। भाई एज के हिसाब से, अब मैं मान लिया मेरी एज और आपकी एज में हम सोचे जी हम कुछ नया करें, तो नया करने के लिए क्या वाकई पढ़ना जरूरी है? पहले इसको समझिए। और अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो मतलब आपने कहीं से प्रेरणा तो ले ली अब मैं तरक्की करूं, लेकिन ये तरीका शायद आपका वो तरक्की का नहीं है। उसे पहचानिए। जिस काम में मन न लग रहा हो, तो वो आपकी तरक्की कैसे देगा? और अगर वो तरक्की का रास्ता है, तो अपने शरीर को समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप थक थका के बेड पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कुछ काम करके थकने के टाइम में आप किताब खोल के बैठ गए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि सोने से पहले कोई बुक पढ़ा करो। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे माइंड फोकस होकर नींद आने लगती है। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस अवस्था में आप पढ़ने बैठ रहे हैं जिस अवस्था में आपको आराम की आवश्यकता है। पढ़ता ठीक है मैं भी हूं, सर। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करता मैं सोने से पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? मैं तो बिस्तर पे लेटा और बस आंख बंद की, तो फिर समझ में आता है कि सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए। ऐसे नींद आती है। अच्छा, मुझे सपने आते हैं, पर क्या आते हैं वो सपने में ही पता रहता, सुबह को तो मुझे वो याद भी नहीं रहते। अच्छी बात है। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। अभी है 2 4 मिनट, 5 मिनट, आप पूछ सकते हैं। सर जब गाड़ी चलाते हैं तब नींद आने लग जाती है। इसका कारण है, और ये बहुत जरूरी है। जब मैं कहीं ट्रेवल करता हूं, तो मुझे ड्राइविंग तो आती नहीं, ड्राइवर लेके जाता हूं, मैं हमेशा आगे की सीट पे बैठता हूं और ड्राइवर से बातें करता रहता हूं। क्यों? एक्चुअली जब ये एक मनोवैज्ञानिक है बात है, जब हम लंबे रास्ते पर ड्राइव करते हैं और ऐसा रास्ता जो सुनसान या खाली हो, तो हमारे दिमाग में ना नए सिग्नल नहीं आते, सब कुछ कॉमन होता है। तो हमारा दिमाग नम होने लगता है। इसीलिए जो लंबे नेशनल हाईवेज होते हैं, उन पर गवर्नमेंट क्या करती है, जगह जगह साइन बोर्ड लगाती है, रिफ्लेक्शन लगाते हैं, ताकि लोगों का सिग्नल मिलता रहे दिमाग को। वरना वो मोनोटोनस हो जाएगा, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो ड्राइविंग करते मेरा हुए आप किसी से बात करें और वो साथ में बिठा के चले उसको। मेरा एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जी लोग आग जो सो जाते हैं ना, और सोते में फिर जो बोलते रहते हैं कंटिन्यूस, वो पड़ोसी को नहीं सोने देते, वो कौन सी बीमारी है? देखिएगा, एक्चुअली क्या है, यहाँ 2 3 बातें हैं, तो मैं इसमें से 2 ही मुख्य बताऊंगा। एक तो ये है कि आपके मन में बहुत कुछ होता है बताने के लिए, और कोई सुनने वाला होता नहीं है, कि आप अकेले रहते हैं कुछ भी। और एक ये होता है, आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा चटर पटर बातें चलती रहती हैं, और नतीजा ये होता है आपका दिमाग इतना अशांत है कि सोते हुए भी आप बातें ही कर रहे हैं। तो है दोनों बातें अशांति की, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, या आप अंदर से इतने अशांत है कि आप तब भी चर्चाओं में ही रहते हैं सोते हुए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये एक स्ट्रेस और एंजाइटी का बड़ा लक्षण है। अब आज मैं एक अपनी दो वृंदा के प्रश्न, पास आया था, एक सेकंड सर, एक अनूप जी। सेकंड, एक हाँ, सेकंड तो सुन तो लो। आज ही का प्रश्न है, वृंदा के पास आया था, तो वृंदा के मिस्टर जो है रात में बोलते ही रहते हैं सोते में, तो ये कह रही सोने नहीं देते। तो हमने कहा यार मुझे प्रश्न चल रहा है, तो उसका उत्तर आपसे ले ही ले। अब या तो पहले ये नहीं है बोलते कि थे, अभी जो इनका ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई, उसके बाद से हो गया ऐसा। हाँ, वो एक्चुअली उनको एक बाईपास सर्जरी हुई है, तो बड़ी तनावपूर्ण स्थिति होती है आदमी की। जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है उसे पता है कि जी मेरी क्या सर्जरी होनी है। भाई किडनी में स्टोन है, बहुत सामान्य प्रक्रिया, आज तो एक नीडल से तोड़ देते हैं उसको, लेजर से। लेकिन सुन के डर लगता है, तो आदमी जब जाता है ना, उसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस भर जाता है, एंजाइटी। तो वो एंजाइटी उनकी निकली नहीं एक्चुअली। तो आप उनको थोड़ा सा उनसे बातें किया करो, उनको ना बिजी करो, खेलने कूदने में, घूमने फिरने में, अपने एज के ग्रुप के लोग, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई होगी ना पहले से। क्योंकि बाईपास सर्जरी के बाद तो एक्टिविटीज बहुत रिड्यूस करनी पड़ती है, तो वो एंजाइटी उनके अंदर है। जी। दो प्रश्न अब एक या दो प्रश्न और लेते हैं, बस इसको फिर है। स्ट्रेस समाप्त करते हैं। एंजाइटी में क्या फर्क होता है? किस चीज में जी? स्ट्रेस और एंजाइटी।
देखो, स्ट्रेस तो ये है कि स्ट्रेस के पीछे कारण होता है। जैसे आज मैं सुबह उठा तो थोड़ा जुकाम तो था ही, लेकिन वो है कि भले ही तबीयत खराब हो, आदत तो पड़ गई ना 4:30 4-5 बजे उठ जाने की। उठ गया, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं था आपका सेशन है आज, मेरे दिमाग से भी निकल गया। मैं अपना एसी ऑन करके, हॉट एसी ऑन करके अपना पड़ा रहा, और मैंने सुबह उठते अपने लिए वही इलायची विलायची डाल के चाय में काढ़ा सा बना रखा था, पी रहा था। सो सडनली मुझे वो जैसे ही मैंने मोबाइल उठा के चेक किया, तो ऑफकोर्स चेक किया, उसमें आपका मैसेज था जैसे, अरे मुझे तो क्लास लेनी है। सो मैंने तुरंत अपना ये है कि भाई देखो, नहाने की स्थिति तो अभी है नहीं, जब तक धूप नहीं आ सकती, इतनी ठंड हो रही है और तबीयत खराब है, तो मैंने तुरंत अपना वो जो भी अपना हाथ पैर मुंह धोना सब किया फटाफट, और रेडी होके बैठ गया। तो इसमें तनाव स्ट्रेस कब आएगी? मुझे पता है कि आज आपका सेशन है, मुझे कल से पता है, परसों से पता है, और मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं, तो मेरे पीछे एक कारण है। तो स्ट्रेस के पीछे कारण होता है कि अरे यार ये बड़ा बुरा आदमी है, आज हमारे घर आ गया, पता नहीं कब जाएगा, तो स्ट्रेस हो गई, उसके पीछे कारण है। एंजाइटी के लिए कारण होना जरूरी नहीं है। ये बेवजह आपके अंदर एक बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, वो एंजाइटी है। तो स्ट्रेस के पीछे हमेशा एक कारण होगा, एंजाइटी के पीछे कारण नहीं होता, वो बस होती है। कर्नल साहब आप कुछ कह रहे थे? कर्नल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं तो ये पूछना चाह रहा था, तो डॉक्टर साहब आपने इतना सब्जेक्ट कवर कर लिया, इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज हो गया, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है? सर मैं तो अब 48 नेक्स्ट का हो गया हूँ। मैं भी नेक्स्ट 48 का हो गया हूँ। नहीं 48 के, तो 48 कोई खास उम्र नहीं होती है, बहुत कम मैं उम्र है। आपको बता रहा हूँ, और पहले नेक्स्ट पहले पीएचडी कब कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में? पीएचडी मैंने 2 की है। मैंने पहले एमएससी बायोटेक किया था, मैं इंडिया के सेकंड बैच से हूँ, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हमारा सब्जेक्ट बदल गया हिंदुस्तान में। तो मैं यहाँ ओपनली बता सकता, मेरा जो बहुत डेंजरस एक्सपर्टाइज था, ठीक है, इंसान के डीएनए में मैं बदलाव कर सकता था, उस एक्सपर्टाइज के में था। सो फिर हमारे बाद ये सब्जेक्ट बदल गया, मतलब नाम वही रह गया, चीजें उसके अंदर की बदल दी गई और बैन लग गया यूनाइटेड नेशन में। सो फिर उसके बाद में मैंने इसमें एमफिल किया साउथ से जाकर के, फिर इसमें एमटेक किया और पीएचडी किया, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि जो मैं हूं अब उस चीज पे तो बैन लग गया इंडिया में, वो कैरियर तो मेरा होगा नहीं। सो फिर उसके बाद मैं प्रोफेसर बना, टीचिंग फील्ड में आया। सो वहां पे मैंने देखा कि जो बड़े बच्चे हैं वो सीखना नहीं चाहते, और कमी ये है कि वो पीछे से चली आ रही है उनके अंदर। उसके बाद आईटी वगैरह में गए पढ़ाने के लिए, वहां भी समझ में आ गया कि यहाँ बच्चा इस स्थिति में है कि एक नौकरी, एक छोकरी, 2 बच्चे और हम अच्छे, बस ये परंपरा चली आ रही है। सो मैंने कहा यार ये तो माँ बाप ही सिखाते हैं ना, तो एक नौकरी कर लो। जैसी मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली नौकरी 6,000 की लगी थी, मेरे चाचा ने जैसे ही पता चला, बस अब तेरा पक्का रिश्ता। मैंने कैसे रिश्ता पक्का? 6,000 में मेरा काम नहीं चलेगा, उसको क्या खिलाऊंगा? सो उसके बाद में फिर स्कूल सिस्टम में पढ़ाना शुरू किया, स्कूल सिस्टम में पढ़ाना शुरू किया, तो नई एजुकेशन की जरूरत पड़ी। फिर एमएससी केमिस्ट्री किया, फिर समझ में आया यार ये तो बीएड भी बहुत जरूरी है। फिर कॉलेज में गए कि देखो ऐसा है कि हम कॉलेज में तो नहीं आएंगे, आप एग्जाम दे देंगे, बीएड करवा दो, बोले डबल पैसे लेंगे। डबल पैसे ले लिए। एक दिन उन्होंने नोटिस भेज के कॉलेज बुला लिया, उस दिन उन्होंने हाथ भी जोड़ लिया, भैया तुम मत आना, मैंने आपने बुलाया था भाई, मैं थोड़ी आया हूँ। उसके बाद में मौका मिला पढ़ने का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, फिर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में पढ़े, फिर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, फिर शिकागो में पढ़े, शंघाई में पढ़े, फिर वापस हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ आए, यहाँ आकर के एमएससी केमिस्ट्री किया और एमएड किया वापस। उसके बाद एक घटना मेरे साथ घटी, और जो आज रोज घटती है हर जगह, और लोग उस पर ध्यान तो देते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सो मेरी रिक्वेस्ट है, ये इससे रिकॉर्ड ना करें, आप इसे रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। तो 8:31 हो गए हैं, 8:30 बज गए हैं, अब तो उसको फिनिश कर लेते हैं। तो जी सर जी। बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा। एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन और रह गया था। ये यदि किसी को स्ट्रेस है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प किस लेवल पर जाकर के लेनी चाहिए? हमें कैसे पता रहेगा कि मतलब हम कब जाकर के प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं? ये बहुत जरूरी चीज आपने पूछी है, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो आप अपने दोस्त जिन पे आप भरोसा करते हैं, पता चला जिस दोस्त से बात की कल को वो भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो जैसे आप लोगों ने ग्रुप बनाया, रोज मिलते हैं, तो केवल इसलिए ग्रुप मत रखे जी खाली योगा करेंगे। अगर आपको लगता है जी आपको कोई परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है, आप किसी से बात करना चाहते, बात कीजिए, पहले तो बात कीजिए आपस में।
और जब बात करेंगे, देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं जी, अरे मुझे ना जुकाम बहुत हो गया, दवाई भी खा ली, तो आप में से दो चार लोग मुझे पक्का कोई ना कोई अच्छा इलाज भी बता देंगे। नॉलेज सबको कुछ ना कुछ होती है, और होने को मैं भी डॉक्टर बैठा हूं आपके सामने। तो जब हम अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं, तो कोई ना कोई हमें उसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत जरूर बता देता है। तो एक तो उसमें रेमेडी मिल गई, थोड़ी सी तनाव कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया ना। और अगर आपको लगता है उससे डिस्कशन करने के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत एक्सपर्ट से मिलिए, और मिलने के अलावा वो जो कहता है उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि समस्या आपकी है, फॉलो भी आपको ही करना है। एक जो समस्या है, गंभीर समस्या है, वो ये है, आज मेरे 6 अपॉइंटमेंट थे, जिनमें से 3 तो सुबह कैंसिल हो गए, मैसेज आ गया। लोग ना टाइम पर सेशंस नहीं लेते, थेरेपीज टाइम पर नहीं लेते। आराम हो गया जी, आज तो मैं बिजी हूं सर, मैं वो ट्रेवल कर रहा हूं आज। अरे भाई, आप अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए। सो 2 लेवल पर आप सहायता ले। पहले आप खुल के बात करें आपस में, तो जो आपने ग्रुप बनाया है उस पर खुल के बात करें। और देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, सामने वाला कितनी भी बेवकूफी वाली बात आपके सामने कहे, उसने आपके सामने कोई भी बात इसलिए कही है क्योंकि उसे यकीन है कि वो आप उसकी बात किसी से नहीं बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थेरेपिस्ट भी तो यही करता है ना। मैं ये लाइसेंस दिखाता हूं मैं सबको, देखो मैं गारंटी देता हूं आपके बारे में कोई मेरे से पूछ नहीं सकता। तो जब आप ये भरोसा एक दूसरे में पैदा करेंगे, इस चीज से बचेंगे कि 4 लोगों के बीच में आपने बैठ के मुंह से निकल गया जी मेरे, जी कैसे निकल गया, हमारे मुंह से तो नहीं निकलता, हम यहाँ टेबल पे बैठे हैं। तो आप ये भरोसा जब पैदा करेंगे, तो आपके ग्रुप में ही आप आपस में बात करेंगे, औरों की भी मदद करेंगे। दूसरा, मदद करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बनना जरूरी नहीं है। साइक वर्ड, साइकोलॉजी वर्ड आया है साइक से, साइक का मतलब है आत्मा। आत्मा शुद्ध अगर आपकी है, तो आप किसी ना किसी को अच्छी सलाह जरूर दे देंगे। वो जो साधु संत होते बड़े अच्छे से, जो हमें अच्छी सलाह दे जाते हैं, वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है? सो पहले आपस में खुल के बात कीजिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो तुरंत हेल्प लीजिए। हेल्प लेने के बहुत तरीके हैं। आप गूगल करेंगे अपने अपने एरिया में, तो कोई ना कोई आपको साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर गाइड करने वाला मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। जी दीप जी, शायद शांता तने आदरणीय शांता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं। जी शांता जी, अगर आप सुन रही हैं कुछ, आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगी? शांता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो तो ऑफ है, तो शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। वर्मा जी 2 शब्द आप भी अगर नहीं कहेंगे तो शायद पूरा नहीं रहे। आप अपनी बात कहें, उसके तुरंत बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे। वर्मा जी, आप अनम्यूट कर लें। आप अभी, आपका म्यूट है, म्यूट है आप। आप नीचे ना, वहां जहां पर निशान बनाए वहां से अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, रोज करते हैं तो आप अभी उनको ध्यान नहीं आ रहा। वर्मा जी, शायद वो बोले जा रहे हैं, उनको ध्यान नहीं आ रहा। वर्मा जी, चलिए, हाँ अब। बहुत 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 डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा रहा, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जी धन्यवाद। तो दीप जी, आप आगे करें, थैंक यू है ना? सर। डॉक्टर भरत कुमार जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सर हम। और आप इतने महंगे डॉक्टर हैं, मतलब आपकी जो नहीं फीस सर, महंगी नहीं है। दस्त होती है, और हमने यहाँ पे 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको रोक लिया है। और जो तनाव प्रबंधन पर आपने महत्वपूर्ण विषय, जिसका इतना गर्वित, व्यवहारिक और प्रेरणादायक व्याख्यान दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके विचार और सुझावों को हम अपना जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि अभी हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है, और आगे भी हम आपकी मदद लेंगे। इसी के साथ एक दीर्घ ओम का उच्चारण और शांति पाठ के बाद हम क्लास की समापन करते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करिएगा दादा। ओ
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह ठीक 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर साहब सरल है सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम।